Okay, so hi guys. Today, what we will be discussing is about uh, advanced object-oriented programming concepts. Okay, so before we begin with the class, I want to know if you have any doubts till now. Any doubts, howsoever. So if you have any doubts, सबसे questions हो गए थे जो भी मैंने दिए थे. किसी कोई ऐसा है जिससे नहीं हुए questions? सब sorted array. अच्छा वो length. Okay. ओके ओके ओके. सो एक क्वेश्चन आई थिंक यही लिखा हुआ है मैंने. ओके, सो आई रिमेम्बर आई गिव यू अ क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस कि अगर आपके पास एक एरे है, so मैंने आपको कहा था कि इस एरे के अंदर फर्दर सब सॉर्टेड एरेज हैं. जैसे एक ये देखिए 2 3 4 5 9 तक है, सॉरी 2 3 4 5 9 यहाँ तक है एक. फिर उसके बाद गिर जाती है 9 से 2, कंटिन्यू नहीं हो पाता, तो एक 2 6 की अलग एरे बन जाती है, राइट. सो मैंने आपको बोला था कि ऐसे बहुत सारी है, जैसे 2 और 3 भी है एक, राइट. 2 3 4 भी है, 2 3 4 5 भी है, 2 3 4 5 9 भी है. सो ऐसी बहुत सारी इंटरनली सॉर्टेड एरेज हैं. मैंने बोला था कि आपको ये बताना है कि इसमें सबसे मैक्सिमम लेंथ की सब सॉर्टेड एरे कौन सी है, या बेसिकली इसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग, ठीक है, सब एरे. अब ना इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है, कि इसमें आपको करना क्या था एक्चुअली. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. देखो क्या होता है, हम पहले आपको ये पता है कि सपोज अगर मेरी एक एरे होती जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता, मान लो 2, तो इस केस में पता है लेंथ क्या होती मेरी, मैक्सिमम लेंथ क्या होती, लेंथ होती 1, क्योंकि सिर्फ 2 खुद में तो सॉर्टेड ही है ना. इससे ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा. सो नहीं अमित, कुछ नहीं छूटा. अभी हम मैक्सिमम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब एरे वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. सो अगर सिर्फ मेरी एरे में एक ही एलिमेंट होता तो ये एरे सॉर्टेड है इस समय, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, ये ना तो किसी से बड़ा है ना किसी से छोटा है. इसी लॉजिक को दिमाग में रखते हुए हम ये कहते कि हम ये मान लेते हमने, क्योंकि देखो एरे तो तुम्हें यूजर देगा ना. अभी के लिए हम कोई भी एग्जांपल लेके कंसिडर कर रहे हैं, राइट. पर एक्चुअल लाइफ में तो अगर तुम्हें जैसे अगर तुम किसी कंपनी के टेस्ट के लिए बैठोगे या इंटरव्यू के लिए बैठोगे, तो इंटरव्यूअर तुम्हें या तो कोई अपनी एरे देगा या तुम्हें बोलेगा यूजर से एरे लो. तो एरे कुछ भी हो सकती है, ठीक है. लॉजिक ये है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. मैं ये मान लिया, मैंने अपने मन में मान लिया कि भाई पूरी की पूरी एरे सॉर्टेड है, पता है. तुम और मैं इस बात को कंफर्म करने की कोशिश करता हूं. मैं क्या करता हूं, मैं एक बंदा रखता हूं जिसका नाम है लेंथ, ठीक है. एक बंदा रखूंगा जिसका नाम है लेंथ, ठीक है. और लेंथ मुझे बताएगा कि क्या लेंथ ऑफ इंक्रीजिंग सब एरे है इसके अंदर, ठीक है. तो जैसे मतलब क्या इसका मैं समझाता हूं. देखो सबसे पहले मैं 2 पे हूं, ठीक है. अब मैंने बोला 2 तो सॉर्टेड ही होगा खुद में, तो लेंथ 1. अभी तक की मैक्सिमम सब एरे बन गई 1. लेंथ की लेंथ बन गई मैक्सिमम सब एरे की 1, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ 2 को ही देखा है, मैंने अभी बाकी के बंदे नहीं देखे. इसके बाद 2 के बाद मैंने देखा 3, फिर मैंने देखा 2 इज लेस देन 3, मतलब 2 और 3 सॉर्टेड होंगे, तो मैंने बोला अब लेंथ हो गई 2. इसके बाद मैं आया 4 पे, मैंने कहा हाँ 2 3 4 ये भी सॉर्टेड ही लग रहा है, तो भाई मैंने लेंथ कर दी 3. अब जैसे ही मैंने 4 के बाद देखा 1 को देखा, तो मैंने कहा यार 2 3 4 1 ये तो सॉर्टेड नहीं है ना, ये तो सॉर्टेड नहीं है. इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार देखो अभी तक की जितनी मैंने लेंथ देखी थी वो थी 3, ये लेंथ के अंदर थी 3 वैल्यू. इसको मैं कहीं पे अलग से लिख के रख लेता हूं. मैंने लिख के रख लिया कि अभी तक मैंने मैक्सिमम 3 कंसेक्यूटिवली सॉर्टेड एलिमेंट्स देखे हैं. अब जैसे ही मैंने 1 देखा, मैंने कहा यार 4 और 1 में तो कुछ गड़बड़ है, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो ये सॉर्टेड नहीं रहा यहाँ पे. तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने लेंथ को इरेज कर दिया. 3 मैंने कहीं और पे लिख के रख लिया, क्योंकि अभी तक मेरी लेंथ की वैल्यू 3 थी.
अब मैंने बोला चलो मैं शुरू से काउंटिंग शुरू करूंगा, क्योंकि ये वाली तो खत्म हो गई। अब क्या हुआ, कंडीशन चेंज हो गई, जैसे 4 > 1 हो गया, यहाँ पे सॉर्टिंग सीक्वेंस टूट गई, यहाँ पे पैटर्न टूट गया। तो मैंने बोला मैं शुरू से गिनना शुरू करता हूं, ठीक है। अब मैंने 1 को देखा तो मैंने बोला लेंथ है 1। फिर मैंने 6 को देखा, मैंने कहा लेंथ हो गई 2। फिर मैंने 9 को देखा, लेंथ हो गई 3। अब मैंने 9 के बाद 8 को देखा, फिर से वही सीन हो गया, 9 > 8 वाला, तो ये फिर से सॉर्टेड नहीं रही। तो मैंने अभी तक की मैक्सिमम जो देखी है फिर से उसको कहीं पे लिख के रख लिया। ओके, अब मैंने 8 पे था ना, तो मैंने लेंथ को फिर से शुरू कर दिया 8 से, ठीक है, कि बिकॉज यहाँ पे पैटर्न फिर से टूट गया है, तो एक शायद नई एरे शुरू होने वाली है इंक्रीजिंग, तो मैंने इसको कर दिया 1 लेंथ को। अब 8 को देख लिया 1, 11 तो लेंथ को कर दिया 2, 12 तो लेंथ को कर दिया 3, 14 तो लेंथ को कर दिया 4, 15 तो लेंथ को कर दिया 5। अब एरे हो गई खत्म। अब अभी तक की जो मैक्सिमम देखी है उसको भी लिख के कहीं पे रख लिया 5। मैंने देखा कि मेरे पास ना एक्चुअली 3 सॉर्टेड एरेज हैं इस पूरी बड़ी एरे के अंदर, ठीक है। ये मेरी पूरी बड़ी एरे पता है क्या थी, ये थी 2 3 4 1 6 9 8 11 12 14 15। अब मैंने कहा इसके अंदर ना 3 ऐसी एरेज हैं कंसेक्यूटिवली जो सॉर्टेड है, ठीक है। तो पहली 3 लेंथ की है, दूसरी भी 3 लेंथ की है, और आखिरी वाली 5 लेंथ की है, ठीक है। यही है इसका मतलब 3 3 5। अब इसमें से मैं देख लूंगा कि मैक्सिमम कौन है 5, तो फिर आंसर इज मैक्सिमम लेंथ इज 5। ये आपको करना था, आपको बस ये देखना था कि पूरी एरे के अंदर ऐसे कितनी कंसेक्यूटिवली सॉर्टेड सीक्वेंसेस हैं एक लेंथ वेरिएबल की हेल्प से, और उसको कहीं पे अलग से स्टोर करके रखते जाना था। जैसे ही पैटर्न टूटता है आप फिर से काउंटिंग शुरू कर दो, जैसे ही पैटर्न टूटता है आप फिर से काउंटिंग शुरू कर दो, और आप एंड में ये देख लो कि ये जो अलग अलग सॉर्टेड एरेस बनी है इस एरे के अंदर, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो यहाँ पे आंसर आया 5। अब ओके, एक डाउट आया निशांत का, सर अगर लेंथ के साथ एरे भी कराना हो तो प्रिंट, सो उसके लिए अभी हम बात करते हैं, ठीक है। अब पहले एक बार अभी ये देखो कि इसको आप कोड में कैसे करोगे, अभी आपको लॉजिक तो समझ आ गया होगा, राइट। सो इसको आप करते कैसे कोड में, ठीक है। अभी मैंने एक ही वेरिएबल की बात की है जो है लेंथ, जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि अच्छा ये काउंट करता जा रहा है, काउंटर है। मैंने आपको एक बात बोली, आप ये जो 3 3 और 5 है ना, ये जो 3 3 और 5 की कंसेक्यूटिव एरेज हैं सॉर्टेड, इनको कहीं पे रख लो। कहां रखोगे, ये तो मैंने बताया ही नहीं। प्लस इस केस में यहाँ पे सिर्फ 3 ही सॉर्टेड एरेज हैं, एक 3 लेंथ की, एक 3 लेंथ की, एक 5 लेंथ की। हो सकता है कि यूजर एक ऐसी एरे दे जिसके अंदर ऐसे हो, एक 2 लेंथ की पहले सॉर्टेड हो, फिर 4 लेंथ की सॉर्टेड हो, फिर एक 1 लेंथ की सॉर्टेड हो, फिर 6 लेंथ की सॉर्टेड हो। तो आपको ये भी नहीं पता कि आपको कितने बंदे रखने पड़ेंगे, मैंने ये भी नहीं बताया आपको। सो क्वेश्चन अब दो आ गए, एक तो कहां पे रखेंगे, दूसरा कैसे रखेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितनी जगह चाहिए होगी। सो अब इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मान लो ये आपकी आ रही है, आप 2 बंदे रखोगे, एक बंदे का नाम रखोगे लेंथ, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये बंदा काउंटिंग करता है, और ये एरे के बिल्कुल स्टार्टिंग में रहोगे आप पहले। इसके बाद एक बंदा रखोगे मैक्स लेंथ, इसकी वैल्यू भी रखोगे स्टार्टिंग में 1, क्योंकि अभी हमने बस पहला बंदा ही देखा है। अब जब मैं शुरू करूंगा ना यहां से अपनी एरे को रीड करना, ठीक है, 3 से जब मैं शुरू करूंगा रीड करना, तब मैं पता है क्या करूंगा, मैं पहला काम तो मैं यही करूंगा कि इफ मेरा एरे ऑफ आई, मान लो आई यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 से लेके या एंड तक जा रहा है। इफ एरे ऑफ आई -1, मतलब कि 2 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आई अगर 3 पे है तो आई -1 2 होगा, इज लेस देन एरे ऑफ आई, ठीक है। ये एरे है जिसका नाम है एर, इसका मतलब ये है कि अभी तक पैटर्न नहीं टूटा है,
ठीक है, मतलब अभी मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं, तो इस केस में मैं पता है क्या करूंगा, लेंथ को 1 बढ़ा दूंगा, जो कि मुझे करना ही था कि अगर 2 के बाद 3 आता है जो कि इससे बड़ा है, मतलब ये अभी भी सॉर्टेड है, तो मेरी लेंथ 1 से बढ़ जानी चाहिए और 2 हो जानी चाहिए। वही मैं यहां पे कर रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि सेम एलिमेंट्स नहीं आ रहे के अंदर, ठीक है, तो इसको कुछ और कर दो, 9 6 कर दो सिंप्लिसिटी के लिए। एल्स मैं कहता हूं कि अगर ऐसा ना हुआ, मतलब कि फॉर एग्जांपल 9 और 6 का केस देखो यहां पे, ठीक है, पैटर्न टूट गया, सॉर्टेड पैटर्न टूट गया। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे 2 काम करने थे। एक काम तो मुझे ये करना था कि मुझे लेंथ को फिर से 1 कर देना था, क्योंकि मैं इसके अगले वाली एरे की लेंथ काउंट करने शुरू करने वाला था, याद है आपको। जैसे ही 9 पे ये पैटर्न टूटता, मान लो 6 7 है, तो जैसे ही 9 पे ये पैटर्न टूटता तो मैं यहां से फिर से गिनना शुरू करता ना 6 से, 1 और 6 और 7, 1 और 2, 2 है ना। तो मुझे एक काम तो करना है कि लेंथ को फिर से 1 कर देना है, क्योंकि मैं काउंटिंग फिर से शुरू करूंगा, ये तो मुझे करना ही है। एट द सेम टाइम मैं ये देखूंगा कि मैंने अभी तक जितने बंदे गिने थे ना लेंथ को प्लस 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 करके, वो अभी तक की देखी गई मैक्सिमम लेंथ से अगर बड़े हैं, मतलब कि इफ लेंथ seen till now is greater than the maximum length till now, तो मैं क्या करूंगा, मैं कह दूंगा कि मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। भाई देखो मैं ये कह रहा हूं कि हम देखते जाएंगे लेंथ को, अगर अभी तक की देखी हुई लेंथ मैक्सिमम लेंथ से बड़ी है, तो मैं मैक्सिमम लेंथ को करंट लेंथ कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरी स्टोर करवाने की झंझट खत्म हो जाएगी जो अलग अलग थी। मैं ये कहूंगा कि देखो, पहले मैं 3 लेंथ की एरे देखता, करेक्ट, तो मैक्स लेंथ के अंदर आ जाता 3। फिर मैं फिर से 3 की एरे देखता, तो मैक्स लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इससे बड़ी नहीं है। फिर मैं एक 5 लेंथ की एरे देखता, तो मैक्स लेंथ में वैल्यू आ जाती 5, क्योंकि वो करंट मैक्स लेंथ से बड़ी है। इसके बाद मान लो मैं 6 लेंथ की कोई देखता, तो 6 लेंथ की 5 लेंथ से तो बड़ी है, तो उस मैक्स लेंथ की वैल्यू हो जाती 6, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता। अगर इसके बाद मैं कोई लेंथ की देखता 2, तो 2 तो बड़ा नहीं है ना मैक्सिमम लेंथ से, अभी तक की मैक्सिमम लेंथ अभी तक की तो 6 है, और अब जो तुम देख रहे हो वो 2 की है और 6 की तुम देख चुके हो, तो तुम मैक्सिमम लेंथ को 6 ही रखोगे। ठीक है, समझ आया कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें करना क्या है एक्चुअली क्वेश्चन में। कैन यू गाइज अटेम्प्ट इट नाउ इफ यू हैवंट अटेम्प्टेड इट टिल नाउ। ईशान क्लियर हो गया। ईशान एरे अलग नहीं बना सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी सब एरेज होंगी उसके अंदर सॉर्टेड, तो इसलिए हमने एक मैक्सिमम लेंथ का बंदा रखा हुआ है जो करंट लेंथ को देखता है, और जैसे ही पैटर्न टूटता है चेक करता है कि अभी तक की देखी हुई लेंथ मैक्सिमम लेंथ से बड़ी है कि छोटी है। ईशान दिस इज जावा, दिस इज नॉट सी, तो यहां मैलॉक नहीं है, ठीक है। ओके, हाँ, ऑल्दो आप आगे जाके एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे एरे लिस्ट, जिसमें अगर आपको साइज ना भी पता हो तो भी आप ऐड कर सकते हो, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, एरे लिस्ट पढ़ेंगे, तो वो तो जब आएगा आएगा। बट अभी के लिए आपको आई होप कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, एटलीस्ट लॉजिक समझ आ गया हो कि क्या करना है, सो यू कैन मोर और लेस अटेम्प्ट इट। हाँ निशांत। व्हाट इज योर डाउट निशांत, सो वी कैन मूव अहेड विद द क्लास नाउ। अगर एरे भी प्रिंट, ओके, सो निशांत इज आस्किंग कि अगर मुझे ये जो मैक्सिमम लेंथ की एरे है ये भी प्रिंट करानी हो तो मैं कोड नहीं बता रहा निशांत, पर मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं, ठीक है। जिस तरह तुमने यहां मैक्सिमम लेंथ का एक बंदा बनाया हुआ है ना, एक मैक्सिमम इंडेक्स का भी बंदा बना लो, और मैक्सिमम इंडेक्स को स्टार्टिंग में कर दो 0, कि यहां से शुरू होने वाला जो एरे होगी वो ही होगी सबसे बड़ी, और जहां पे तुम मैक्स लेंथ को चेंज करते हो ना, उसी के साथ कहीं मैक्स इंडेक्स में भी चेंजेस करो, कि जो सब एरे मेरी मैक्स लेंथ को बदल पा रही है, मतलब वो अब मैक्सिमम का रूप लेने वाली है, क्योंकि उसकी लेंथ मैक्स लेंथ से ज्यादा है, तो मैक्स लेंथ अब वही बन जाएगी। उसी मोमेंट पे जिस सब एरे की वो लेंथ है ना, उस सब एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स को मैक्स इंडेक्स कर दो। समझ पा रहे हो कुछ मेरे आइडिया को, कि दो एक तीसरा बंदा भी रख लो मैक्स इंडेक्स,
जो जिस एरे की तुम लेंथ देख रहे हो ना, उसका इंडेक्स भी वो रखा करे, और अगर वो बाय चांस मैक्सिमम लेंथ बन जाता है करंट वाला जाके, तो मैक्सिमम इंडेक्स को भी उसका स्टार्टिंग इंडेक्स कह दो। ठीक है, ओके ओके गाइस, सो आज का जो क्लास का हमारा मोटिव है, उसमें हम पढ़ेंगे दो कॉन्सेप्ट्स। एक है इंटरफेसेस और एक होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, हम दोनों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैकेजेस के बारे में, और पैकेजेस के बाद हम पढ़ेंगे ऑटो बॉक्सिंग इन जावा। क्या होती है, एक चीज होती है ऑटो बॉक्सिंग, रैपर क्लासेस होती हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरफेसेस। ठीक है, सो इंटरफेसेस क्या होते हैं? याद है मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को एक बात बताई थी कि जावा में इस तरीके की इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। इस तरीके की इनहेरिटेंस जावा के अंदर अलाउड नहीं है। इसका एक रीजन बताया था मैंने कि इसमें एक डायमंड ऑफ डेथ प्रॉब्लम का इशू आता है, इस वजह से जावा ने इसको बैन कर रखा है। अगर किसी ने पढ़ा हो डायमंड ऑफ डेथ, मैंने कहा था सबको पढ़ने के लिए इसके बारे में, तो गुड यार, वेरी गुड। बट किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो एक हिंट सी आज मैं दे दूंगा, और हो सके तो आज पढ़ लेना। सीन क्या आता है, क्या होता है कि मैंने कहा था कि सी के पास ए और बी के बंदे आ जाते हैं, करेक्ट? मान लो ए के पास कोई फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट, बी के पास भी एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट, सी के पास भी एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट। अब मैं सी क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब मैं ये कहूंगा ओबीजे डॉट प्रिंट, इस केस में मेरे को बताओ किसका प्रिंट कॉल होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं चैट में। आज थोड़ी इंटरेक्टिव क्लास रखेंगे, थ्योरेटिकल है आज की क्लास, इंटरव्यू पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसके क्वेश्चन इंटरव्यू में भरे होंगे। इवन जब जो आपके कॉलेज में अगर कभी कंपनीज आएंगी ना, तो वो एक टेस्ट लेंगे आपका, स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें आपको इसका क्वेश्चन तो दिखेगा दिखेगा, नो मैटर क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करो, आपको इन कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन दिखेगा। सो थोड़ा बहुत आज क्वेश्चनिंग चलेगी बीच में, और एक क्विज भी दूंगा एंड में मैं आपको। वो क्विज भी आपको आज करना है सी की क्लास का। ओके वेरी गुड, सही कह रहे हो। क्यों चलेगा, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते थे, ये चैट में लिख के बताओ। व्हाट वाज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड, बिकॉज ऑफ विच सी का बंदा कॉल होगा, ए और बी का बंदा कॉल नहीं होगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? करेक्ट, इट्स कॉल्ड ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, राइट। सो सी का बंदा कॉल होगा। अच्छा, मैंने कहा था कि अब ये बताओ, अगर मुझे इसके पेरेंट का प्रिंट फंक्शन कॉल करना है, तो ये ब्लैंक को जरा चैट में फिल करके बताओ क्या लिखूं। डैश डॉट प्रिंट, अगर मुझे पेरेंट का कॉल करना है। सुपर, करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन अब एक डाउट की गुंजाइश है यहां पे, कि अगर मैंने लिख दिया सुपर डॉट प्रिंट, ठीक है, मैंने लिख दिया सुपर डॉट प्रिंट, सी जावा पूछेगा सी से कि ए का प्रिंट या बी का प्रिंट, बिकॉज बोथ आर द पेरेंट्स। यहां पे जावा को हो जाएगी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन, बिकॉज दोनों फंक्शंस बिल्कुल लुक अलाइक है, दोनों पेरेंट्स ही हैं इसके। सो सुपर का रेफरेंस किसके पास जाए? सो दिस इज अ प्रॉब्लम इन जावा, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम जावा मतलब नहीं, मतलब दिस वाज अ प्रॉब्लम दैट वाज सीन बाय जावा, सॉरी। सो जावा इस प्रॉब्लम को अवॉइड करे, इससे बेटर उसने कहा कि मैं ये अलाउ ही नहीं करूंगा, मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढना ही नहीं है, क्योंकि मैं ये अलाउ ही नहीं करूंगा। जावा ने कहा तुम करो ही मत ना, अगर तुम्हें इशू आ सकता है, इसका पता नहीं कितने इश्यूज हो, इसकी वजह से कुछ हो जो तुम ना भी सोच पाए हो। तो इसके प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम इस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ोगे ना, डायमंड ऑफ डेथ, इसमें 5-6 पॉइंट्स है बहुत ही खतरनाक से, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली जो अभी मैंने बताया ये बस वन ऑफ द पॉइंट्स है, ठीक है, तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर तुम्हें ऊप्स तो समझ आ गई है, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम डायमंड ऑफ डेथ के बारे में पढ़ो।
सो एक ये इशू बहुत ही ये सबसे क्रिटिकल इशू है, ठीक है, कि हमें कैसे पता कि ए का चलाना है कि बी का चलाना है। जो सी प्लस प्लस बैकग्राउंड वाले हैं उन्हें पता होगा कि हम कुछ ऐसा कर सकते होते थे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता था, फिर हम ए का स्कोप रेजोल्यूशन कर पाते थे और फिर उसका फंक्शन चला पाते थे, या बी का चला पाते थे, ऐसा कुछ आई एम श्योर सी प्लस प्लस में होता है, राइट। जावा में ऐसा कुछ नहीं है ना, जावा में ऐसा कुछ नहीं है। जावा में उसने इस चीज को इसलिए डिसअलाउ ही कर रखा है, ठीक है, कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि किसका कॉल करना है। सो ये चीज अलाउड ही नहीं है। लेकिन आप बोलोगे सर लेकिन अगर ये अलाउड ही नहीं है तो जावा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से तो पीछे हो गया ना, जावा इज बिहाइंड। सो जावा ने ये बोला है कि तुम ऐसे इनहेरिटेंस डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक टेढ़ा रास्ता जावा ने बनाया हुआ है जिसका नाम है इंटरफेसेस। मैं यही काम कर सकता हूं, दो बंदों से एक क्लास डिराइव कर सकता हूं थ्रू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इंटरफेसेस इन जावा, ठीक है। सो लेट्स सी जावा में इसको टेढ़े रास्ते से कैसे किया जा सकता है, ठीक है। गाइस सबसे पहले बात तो ये देखो कि एक इंटरफेस होता क्या है। एक इंटरफेस एक तरीके का ब्लैक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर फंक्शनैलिटी लिखी होती है, फंक्शंस लिखे होते हैं। ये एक इंटरफेस होता है, एक बॉक्स होता है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर फंक्शन लिखे होते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा होता कि वो फंक्शन काम कैसे कर रहा है। मतलब एक तरीके से आप समझ लो प्रिंट फंक्शन ना, तो बस इतना सा लिखा होगा, वॉइड प्रिंट, बस बताया ही नहीं है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या है। और बताया क्या, प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ है नहीं, प्रिंट कुछ नहीं करता, प्रिंट खाली पड़ा हुआ है। देख रहे हो, प्रिंट मैंने कुछ बताया ही नहीं। या तो मैं अगर ऐसे लिखता वॉइड प्रिंट, ठीक है, और मैं इसके अंदर कुछ कोड लिखता और ऐसे करता, तब तो भाई तुक भी बनता है। मैंने यहाँ कुछ लिखा ही नहीं, मैंने कोड ही नहीं डाला यहाँ पे, मैंने बस नाम लिख दिया, टाइप लिख दिया, नाम लिख दिया और पैरामीटर बता दिए। मतलब एक सिग्नेचर, इसको कहते हैं मेथड सिग्नेचर। मैंने सिग्नेचर लिख दिया और मैंने छोड़ दिया। मैंने ये बताया ही नहीं कि उसके अंदर होता क्या है। ये जो फंडा होता है ना जावा में, कि एक जगह पे बस फंक्शनैलिटी लिख दो और ये बताओ मत कि वो एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे हो रही है, वो इनहेरिटेंस पे छोड़ दो। कि मतलब अगर एक इंटरफेस है आई और एक दूसरी क्लास है सपोज ए, जिसने इंटरफेस से इनहेरिटेंस करी है। इंटरफेस भी एक क्लास ही होती है, इंटरफेस कोई ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। अभी तक जो हम ऐसे बनाते रहते ना क्लास वगैरह, वही है इंटरफेस भी, ये एक इंटरफेस ही है। बस इसमें क्या फर्क है कि हम लोग बताते नहीं है कि फंक्शंस के अंदर की इंप्लीमेंटेशन क्या है। अब ये जो बंदा ए है ना, इसके पास एक जिम्मेदारी आ जाएगी, क्योंकि इसके पास एक खाली फंक्शन आ जाएगा प्रिंट, इसके पास भी आ जाएगा वॉइड प्रिंट, क्योंकि इनहेरिट कर लेगा ये, राइट। लेकिन इसके पास एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि भाई ये खाली पड़ा हुआ है, अगर यूजर इसको कॉल करेगा तो ये कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, करेक्ट। सो इसके पास एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि ये प्रिंट फंक्शन को करना क्या है ये बताए। सो इसके पास जिम्मेदारी आ जाएगी प्रिंट फंक्शन को लिखने की, अंदर के सामान को लिखने की, ठीक है। ये जिम्मेदारी आ जाएगी ए के पास, ठीक है, यहां तक क्लियर है। सो दिस कॉन्सेप्ट, जहां पे मैं एक ऐसी क्लास बनाऊंगा जिसमें सिर्फ फंक्शंस लिखे होंगे, लेकिन पता नहीं होगा कि फंक्शंस करते क्या हैं, बस नाम लिखा होगा। और मैं एक और क्लास बनाऊंगा जो उससे इनहेरिट करेगी उन फंक्शंस को, और उन फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन खुद लिखेगी। ये जावा में जो कॉन्सेप्ट है इसे कहते हैं इंटरफेस। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एन इंटरफेस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर वी डाइव इनटू कि सर ये क्या है क्यों है, व्हाई डू वी नीड एन इंटरफेस, ठीक है। अब सुनो, कई बार जावा में ऐसी बात आ सकती है तुम लोगों के पास, जहां पे आपके पास एक सुपर क्लास है, ठीक है, मान लो एनिमल्स, ठीक है। मान लो एनिमल्स के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन है क्लास के अंदर, स्पीक। अब सारे बंदे इसी से इनहेरिट कर रहे हैं, मान लो कैट, मान लो डॉग, मान लो बर्ड, ठीक है, कुछ भी कर लो। सबका स्पीक फंक्शन अलग होगा, क्योंकि कैट म्याऊ करेगी, डॉग बार्क करेगा, ठीक है, बर्ड चर्प करेगी। बात यह है
कि लॉजिकली सोचो, स्पीक को एनिमल में इंप्लीमेंट करने का कोई फायदा है? क्योंकि मुझे पता है कि कैट को इवेंट इन द एंड ऑफ द डे स्पीक को ओवरराइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका स्पीक बिल्कुल यूनिक होगा। जैसे कैट्स बोलेगी वैसा डॉग नहीं बोलेगा, तो स्पीक को चाहूं ना चाहूं मुझे कैट के अंदर इंप्लीमेंट करना ही है, कैट के हिसाब से डॉग के अंदर भी स्पीक को करना ही है। सो एनिमल के अंदर स्पीक के किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने का कोई तुक ही नहीं है। मतलब एनिमल के अंदर स्पीक फंक्शन का अगर मैं कोई कोड लिखूं तो यूजलेस है, क्योंकि हर बंदा इवेंचुअली उसे ओवरराइड करेगा ही करेगा। ये क्लियर है सबको? सो स्पीक को लिखने का कोई फायदा नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर ये बेटर नहीं होगा कि मैं स्पीक को एनिमल में खाली ही छोड़ दूं और मैं जो बंदे इनहेरिट कर रहे हैं उनको खुद ही इंप्लीमेंट करने दूं? ये ऑब्वियसली एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहां कोड लिखने का तो फायदा नहीं है। सो ऐसी सिचुएशंस जहां पे मुझे बस फंक्शनैलिटी लिखनी होती है और कुछ लोग उस फंक्शनैलिटी यूज करने वाले हैं। इसका अब मैं रियल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक एग्जांपल देता हूं। पहले मुझे बताओ, इस एग्जांपल में किसी को कोई डाउट है कि क्यों एनिमल्स को इंटरफेस बनाने का ज्यादा फायदा है? इसमें कोई डाउट किसी को? एनीवन हैज अ डाउट? नो डाउट। ओके ग्रेट। अब एक बात सोचो, मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, जो बहुत कुछ करता है। ये आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये आपकी मेन क्लास है। अब एक खुद एक बात सोचो, ठीक है, कि यार आप इंटरनेट को यूज करते हो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, करेक्ट? ये भी अब अगर इस कोर्स के बाद कोई एंड्रॉइड या कुछ सीखता है, क्योंकि आप सीख पाओगे आराम से, एंड्रॉइड सीख पाओगे इस कोर्स के बाद। सो एंड्रॉइड में क्या होता है, हम बहुत इंटरफेसेस बनाते हैं, क्योंकि इंटरफेसेस जब रियल सॉफ्टवेयर बनाते हो ना तब भी काम आते हैं। अभी के लिए आपके लिए सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बन के रह जाएंगे, क्योंकि आप रियल सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर रहे हो अभी के लिए। क्या होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, तो मान लो आपको इंटरनेट हैंडलिंग करनी है। इंटरनेट हैंडलिंग, करेक्ट? इंटरनेट हैंडलिंग में क्या क्या होता है? कनेक्ट करना, इंटरनेट से कनेक्ट करना, डिसकनेक्ट करना, ठीक है, कुछ इंटरनेट में रिक्वेस्ट करना, कुछ भी करना, ठीक है। इस सब को ना इंटरनेट हैंडलिंग कहते हैं। इसकी लाइब्रेरीज भी आती हैं वैसे। सो ये सब जो फंक्शंस होते हैं ना, अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मान लो एक स्टूडेंट है, आपका वो सॉफ्टवेयर है, यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर है। सो स्टूडेंट है, टीचर है, करेक्ट? अब ये दोनों मान लो, अपनी स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क करता है और वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में सेव हो जाती है। यूनिवर्सिटी का कोई डेटाबेस है जहां पे वो आपकी अटेंडेंस स्टोर करके रखती है। सो स्टूडेंट इंटरनेट हैंडल करेगा ना कहीं, तो स्टूडेंट को एक कनेक्ट डिस्कनेक्ट फंक्शन की जरूरत होगी। खुद सोचो, पहले तो लॉजिकली सोचो, इंटरनेट से इनहेरिट कर सकता है स्टूडेंट कुछ? क्या इंटरनेट कभी स्टूडेंट का पेरेंट हो सकता है? नहीं, मैं खुद भी कहूंगा नहीं। बिकॉज मैंने एक ट्रिक बताई थी, इज अ वाली ट्रिक, राइट? स्टूडेंट इज अ ह्यूमन, अगर ये दोनों ह्यूमन से इनहेरिट कर रहे होते तो तुक बनता, बिकॉज स्टूडेंट इज अ ह्यूमन सेंस बना रहा है। स्टूडेंट इज अ इंटरनेट, ये तो वैसे ही कोई सेंस नहीं बना रहा, तो ये पहले तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग ही बहुत बेकार हो जाती। दूसरी बात एक देखो कि स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट पोर्टल पे कनेक्ट करता, टीचर टीचर के पोर्टल पे कनेक्ट करती। स्टूडेंट का कुछ और रिक्वेस्ट होता और टीचर की रिक्वेस्ट कुछ और होती, है ना? टीचर का अकाउंट अलग होता, स्टूडेंट का अलग होता, तो इवेंचुअली इनके कनेक्ट रिक्वेस्ट वगैरह सब अलग होते। सो यहाँ पे तो ऐसी अगर आपके पास 10 क्लासेस और है ना, लोग भी अगर इंटरनेट को यूज करना चाहती हैं, तो उनका भी कनेक्शन डिस्कनेक्शन का फंडा अलग होगा। वो कहीं और कनेक्ट करेंगे, कहीं और से अपना डेटा उठाएंगे, जो भी है। इंटरनेट हैंडलिंग सबकी अलग होगी, मैं ये बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट कुछ और इंटरनेट से काम करेगा, टीचर कुछ और करेगी। सो ये जो फंक्शंस है ना इंटरनेट के, ये स्टूडेंट के अलग होंगे और टीचर के अलग होंगे। सो इट वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन इन दिस केस। ऐसे ऐसे जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं ना, इंटरनेट हैंडलिंग, डेटाबेस हैंडलिंग, ये सब के ना मैं इंटरफेसेस बनाता हूँ। इंटरफेसेस माने फंक्शंस बना देता हूँ, और जो बंदे इन्हें यूज करेंगे ना, जैसे स्टूडेंट, ये लोग इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे और अपने अंदर कनेक्ट वनेक्ट बनाएंगे,
ठीक है, स्टूडेंट अपना कनेक्शन का कोड अलग लिखेगा, टीचर अपने कनेक्शन का कोड अलग लिखेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर एंड में मैं सीधा ऐसे स्टूडेंट, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट मान लो S1, ठीक है, तो मैं सीधा कह सकता हूँ S1 डॉट कनेक्ट। तो इसके बाद मुझे टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट का कनेक्शन का कोड बिल्कुल अलग है। और एक और बात सोचो, अगर कल को कोई लाइन नहीं चलती, मान लो ये वाली लाइन नहीं चलती, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट के कनेक्शन वाले में प्रॉब्लम होगी, ओवरऑल कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कनेक्ट में तो कुछ था ही नहीं। स्टूडेंट टीचर सबके पास अपने अपने कनेक्ट फंक्शन है। तो अगर ये लाइन नहीं चल रही है तो प्रॉब्लम यहां पे होगी, तो प्रॉब्लम ढूंढनी भी आसान हो जाएगी तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस बन गई है ना। ओके, इसमें कोई डाउट है? इस सॉफ्टवेयर डिजाइन में कोई डाउट है तो चैट पे पूछ सकते हो। कूल कूल, बहुत सही। सो अब एक बात और देखो, मैंने बता दिया कि इस केस में क्या होगा, इंटरफेस का फायदा होगा। ओके, सो अभी हमने बात की कि इंटरफेस क्यों। इंटरफेस इसलिए क्योंकि कई ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जिसको हर बंदा अलग करेगा, तो उस केस में उस फंक्शनैलिटी को अलग से एक इंटरफेस में डाल दो ताकि वो सेंस बनाए। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर डिजाइन की टेक्निक है। ठीक है, ऐसा कोई स्पेशल फीचर नहीं है, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन का तरीका है इंटरफेस। अब एक बात और सुनो, इंटरफेस में, जावा में इंटरफेस कैसे बनाते हैं? जावा में इंटरफेस बनाना बहुत आसान है। क्लास कैसे बनाते थे? मैंने बोला इंटरफेस एक क्लास ही है, बस उसमें फंक्शंस के अंदर क्या हो रहा है बताते नहीं है। क्लास ऐसे बनाते थे, क्लास स्टूडेंट, करेक्ट, और अंदर लिख देते थे। मान लो एक इंटरफेस क्रिएट करना है मुझे, ठीक है, मान लो मुझे एक इंटरफेस क्रिएट करना है, तो बहुत सिंपल है, क्लास की जगह क्या आएगा, इंटरफेस। सपोज इंटरफेस का नाम है माई इंटरफेस, बाकी बिल्कुल सेम, बस कीवर्ड बदल गया। और मैंने एक बात बताई थी तुम लोगों को कि क्लास हमेशा पब्लिक या डिफॉल्ट वाली ऑप्शन पे हो सकती है, ये मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है। सिमिलरली इंटरफेस का भी सेम कॉन्सेप्ट है, या तो पब्लिक लिखो या डिफॉल्ट वाली पे छोड़ दो, कुछ मत लिखो, वरना आएगा एरर। ठीक है, सो दिस इज एन इंटरफेस। नाउ इंटरफेस क्लियर हो गया कि सबको? अभी तक इंटरफेस में किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, नाउ you have seen how to create an interface. Now you have seen till now what is an interface. ठीक है, इंटरफेस होता क्या है, मतलब कि उसके अंदर फंक्शन रहते हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं रहती, क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी डिजाइन प्रैक्टिस है, वगैरह वगैरह। और कैसे हम बनाते हैं जावा में इंटरफेस कीवर्ड। सो एक बार एक इसको कोड के अंदर भी देख लेते हैं, ठीक है, कि ये इंटरफेस कैसा दिखता है। इंटरफेस क्रिएट करना बहुत आसान है, यहाँ पे जाओ, न्यू पे जाओ, और एक इंटरफेस का ऑप्शन ही रहेगा तुम्हारे पास, यहां जाके अपने इंटरफेस का कुछ भी नाम दे दो, बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ एक इंटरफेस, अभी अंदर का मत देखो, इसको हम अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे, सिर्फ ये देखो, मैंने अभी पब्लिक इंटरफेस माई इंटरफेस, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। नाउ एक बात और सुन लो, अब इंटरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जावा में। अभी तक हमने ये देख लिया इंटरफेस क्या है, कैसे बनाते हैं, और ध्यान से, अगर ध्यान से यहाँ पे देखोगे, इस वाले को अभी छोड़ दो, मैंने सीधा नाम लिख दिया फंक्शन का, और मैंने ये बताया ही नहीं है यहाँ पे कि गुड बाय फंक्शन करता क्या है, राइट? मैंने बस फंक्शन का नाम लिख दिया है, और मैंने ये काम मेरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली क्लास पे छोड़ दिया है, राइट? अब ये देखो कि मान लो मेरे पास एक इंटरफेस है आई, ठीक है, अब मेरे पास एक क्लास है ए। अब मैं इनहेरिटेंस कैसे कराऊंगा, मतलब मैं ये इसके अंदर जो खाली फंक्शन पड़े हैं, ठीक है, प्रिंट फंक्शन जैसे इसके अंदर है, खाली पड़ा हुआ है, मैं इसको इनहेरिट करूंगा जैसे ही ए को आई से, तो ये प्रिंट फंक्शन यहां पैदा हो जाएगा क्योंकि इनहेरिटेंस है, और ये इसको एक्सेस कर पाएगा। सो द थिंग इज, हाउ डू आई डू इनहेरिटेंस? क्या मैं, अभी तक तो मैं ये करता आया था ना, ए एक्सटेंड्स बी, जावा में इंटरफेसेस में ये नहीं चलता। अगर इंटरफेस से इनहेरिट कर रहे हो तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ए इंप्लीमेंट्स आई, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इंप्लीमेंट करती है, एक्सटेंड्स नहीं लिखना, हमें लिखना है इंप्लीमेंट्स। तो जैसे ही इंप्लीमेंट्स लिखोगे इसके फंक्शन पैदा हो जाएंगे यहां पे। और पता है क्या, तुम्हें फोर्स करेगा जावा कि भाई बनाओ उसको, वो खाली पड़ा हुआ है, फोर्स करेगा। इसका डेमो दिखाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। मान लो मैंने क्लास बनाई है, जैसे यहां पे पब्लिक क्लास माई इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन इंप्लीमेंट्स माई इंटरफेस, याद है यहां पे भी माई इंटरफेस बनाया था। ये देखो मेरे को क्या कह रहा है, ये जावा ने एरर दे रखा है। एरर क्या है, द टाइप माई इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन, मतलब जो मैंने क्लास बनाई है, मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड मेथड्स। तो मैं कहता हूं चलो भाई एड द अनइंप्लीमेंटेड मेथड्स। ये देखो जावा ने अपने आप ये लिख दिया यहाँ पे ओवरराइड। याद है मैं तुम्हें एट द रेट ओवरराइड के बारे में बताया था और बोला था ये एंड्रॉइड में हर जगह है। यहां भी देख लो आज इंटरफेसेस में, इसका ये कोई नीड नहीं है। एट ओवरराइड का मतलब ये है कि माय इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन ने से गुड बाय फंक्शन बना लिया अपना, क्योंकि वो यहां पे खाली पड़ा हुआ था से गुड बाय, और उसको ओवरराइड किया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं, ओवरराइड की होने वाला, करेक्ट। सो मान लो कि ये फंक्शन कुछ नहीं करता है, ये कहता है गुड बाय, ठीक है। देखो पहली बात तो ये हो गई, जो अनइंप्लीमेंटेड मेथड था उसको इंप्लीमेंट करते ही एरर चला गया। कूल। अब अपनी ड्राइवर क्लास में हम आएंगे, जो आपकी मेन क्लास है। अब मैंने जो बनाया है ना अपना, उसको मैं क्रिएट करता हूं, उसका एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। माई इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन क्लास थी, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लो ओबीजे। ठीक है, कूल है, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉल द फंक्शन गुड बाय, से गुड बाय, ठीक है। इसके पास एक ही फंक्शन है जो ओवरराइड कर रखा है इसने, तो इसको हम रन कर लेते हैं। तो आउटपुट आ गया आपका गुड बाय, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं, ठीक है। अब ठीक है, अब कुछ बातें सुन लेते हैं इंटरफेसेस के बारे में। ये मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। जैसे एक मीडिया प्लेयर है, करेक्ट, उसको सीडी भी चलानी है, उसको डीवीडी भी चलानी है, पर सीडी अलग तरीके से चलती होगी, डीवीडी अलग तरीके से चलता होगा, मतलब प्ले फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन दोनों जगह अलग होगी। इसीलिए इसको मीडिया प्लेयर को एक इंटरफेस की तरह यूज करने का फायदा है इन द सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये आ गई आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस वाली बात। मैंने कहा था जावा ने एक बात रोक रखी है। मैंने कहा था अगर आपके पास दो क्लासेस हैं और आपके पास एक थर्ड क्लास है सी, तो सी क्या करती थी, सी एक्सटेंड्स बी, सी एक्सटेंड्स ए, ये जावा ने कर रखा है रोक। लेकिन अगर ए और बी इंटरफेसेस हुए ना, अगर ये बंदे क्लासेस ना हुए, इनके आगे क्लास ना लिखा हुआ, इनके आगे अगर लिखा हुआ इंटरफेस, उस केस में जावा कर देगी इस बात को अलाउ। कितने लो, दो, मैं तो कह रहा हूं तीन ले लो, चार ले लो, और उनसे निकालो एक पांचवा। लेकिन ये क्या होंगे सारे, ये सारे होंगे इंटरफेसेस। इसको कर लो इंप्लीमेंट्स, क्योंकि एक्सटेंड्स नहीं लिखते ना इंटरफेस में, इंप्लीमेंट्स लिखते हैं। जावा इसको अलाउ कर देगा। रीजन बीइंग, जावा को कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगी कि ए का फंक्शन चलाना है या बी का। क्यों? क्योंकि ए और बी में फंक्शन में कुछ है ही नहीं, वो तो खाली पड़े हैं, ये तो इंटरफेस है। वो तो तुम्हें ई में खुद बताना ही पड़ेगा ना अलग से आगे जाके, तो जावा को कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए जावा ने इसको अलाउ कर दिया। इनफैक्ट तुम ये भी कर सकते हो कि अगर एक बंदा क्लास है और एक बंदा इंटरफेस है, तो भी तुम इनसे एक तीसरा बंदा निकाल सकते हो। कैसे? सी एक्सटेंड्स ए कॉमा इंप्लीमेंट्स बी।
ये भी लिख सकते हो, ये भी जावा अलाउ कर देगा। ठीक है। एक डाउट आया वेदांत का, सर क्या हम इंटरफेस के फंक्शन को उसी में डिफाइन नहीं कर सकते क्या? ओके वेदांत, हम कर सकते हैं। इसकी अभी एक मिनट रुक जाओ, इसकी अभी हम बात करेंगे कि कर सकते हैं नहीं कर सकते क्या है। तो we'll come to this अभी in 5 minutes. ओके, सो where was I? इंटरफेसेस। सो अब इंटरफेसेस अभी तक तो आपको लग रहे होंगे जस्ट लाइक अ नॉर्मल क्लास, बस फर्क क्या है कि उसके अंदर फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन नहीं होती और बाकी सब अभी और इंटरफेस लिखते हैं और इंप्लीमेंट्स लिखते हैं। कीवर्ड्स का फर्क है और खाली फंक्शंस है, लेकिन इसके अलावा कई बातें और इंटरफेसेस की, ठीक है, जो जावा में होती हैं। जब आप एक इंटरफेस बनाते हो ना, तो इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी एक फंक्शन बनाया था से गुड बाय फंक्शन, है ना, से गुड बाय फंक्शन, ये फंक्शन प्राइवेट हो सकता है क्या? एक बार लॉजिकली सोच के मेरे को चैट में बता सकते हो कि क्या इस फंक्शन को मैं प्राइवेट कर सकता हूं एक्सेस मॉडिफायर? क्योंकि अभी तक क्लास ही है ना, ये बेसिकली एक नई तरीके की क्लास पढ़ रहे हैं जिसका नाम इंटरफेस है। लॉजिकली सोचो, क्या ये प्राइवेट हो सकता है? ओके, सब कह रहे हैं नो, सबका रिप्लाई नो नहीं आया। क्योंकि पता है क्या, ये प्राइवेट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसको इंप्लीमेंट भी तो करना है ना। जो अगर मैंने लिखा है ए इंप्लीमेंट्स आई, ठीक है, तो आई का फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे को आई के उस फंक्शन का एक्सेस भी तो होना चाहिए। अगर प्राइवेट कर दूंगा तो ए में वो दिखेगा ही नहीं ना, बताया था प्राइवेट की विजिबिलिटी नहीं होगी। सो वो फंक्शन ये गुड बाय यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। सो इसको प्राइवेट तो कर ही नहीं सकता। तो ये बंदा सिर्फ पब्लिक रहता है स्लैश डिफॉल्ट, अगर सेम पैकेज के अंदर हो। लाइक इफ यू चेक आउट ओवर हेयर, अगर मैं से गुड बाय की बात कर रहा हूं, तो या तो देखो कुछ मत लिखो, ठीक है, या तो लिखो पब्लिक, तब तक तो तुम सही हो। द मोमेंट यू राइट प्राइवेट, सी इट इज गिविंग एन एरर। ठीक है, ओके, तो अभी के लिए सिर्फ पब्लिक पे छोड़ देते हैं। इंटरफेसेस में पता है एक फंडा है, देखो इंटरफेसेस से कभी भी तुम डेटा मैनिपुलेट तो कर ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि इंटरफेस को तो कोई बंदा यूज ही कर सकता है अपने तरीके से, तो पब्लिक में छोड़ने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि इवेंचुअली कुछ मॉडिफाई तो करोगे ही नहीं ना, क्या मॉडिफाई क्या चेंज कर लोगे भाई, अंदर कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा इंटरफेस, कुछ कर ही नहीं सकते। तो इंटरफेस में सब कुछ पब्लिक रखने में कोई इशू है ही नहीं, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट सब पब्लिक ही होता है उसके अंदर। ये भी और सुन लो, अगर मैं कुछ नहीं लिखता ना एक इंटरफेस के अंदर, एक इंटरफेस के अंदर मैंने सिर्फ लिख दिया वॉइड गुड बाय, सो आप बोलोगे सर क्योंकि यहां कुछ नहीं लिखा सो दिस इज पैकेज प्राइवेट, बट नो, दिस इज पब्लिक बाय डिफॉल्ट। पब्लिक इंटरफेस के अंदर सब पब्लिक है, सब कुछ बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, सब पब्लिक है। ठीक है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवेंचुअली उसे यूज हर बंदे को खुद ही करना पड़ेगा। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि एवरीथिंग इन अ इंटरफेस इज पब्लिक। ओके, दूसरा पॉइंट, अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो इंटरफेस के अंदर, मतलब आप इंटरफेस के अंदर अभी तो फंक्शन खाली फंक्शंस की बात करिए ना, मान लो मैंने एक इंटीजर बना दिया आई इज इक्वल्स टू 10, कोई सीन नहीं है। दो बातें होंगी, बाय डिफॉल्ट ये वेरिएबल एक स्टैटिक वेरिएबल होगा, बाय डिफॉल्ट। स्टैटिक वेरिएबल मतलब सब जो भी बंदा इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा सबके लिए आई एक ही होगा और उसकी वैल्यू होगी 10। स्टैटिक तो होगा ही होगा, स्टैटिक होने, और मैं इसका सबूत क्या है कि ये स्टैटिक है, बिकॉज विदाउट एन ऑब्जेक्ट आई कैन एक्सेस द वेरिएबल। लेट्स सी हाउ। सो मेरा इंटरफेस का नाम था माय इंटरफेस, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, मान लो मैंने एक स्ट्रिंग बना रखी है हेलो, जिसकी वैल्यू है हेलो, ठीक है, एक डेटा टाइप बनाया, एक वेरिएबल बनाया हुआ है हेलो। विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई इंटरफेस,
इनफैक्ट वी कैन नॉट क्रिएट इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स, विल कम टू दैट। मतलब बिना किसी ऑब्जेक्ट के इस समय देखो मैं अंदर का वेरिएबल एक्सेस कर पा रहा हूं, जावा एरर दे नहीं रहा है। ये देखो यहाँ प्रिंट हो गया हेलो, कोई इशू नहीं आई, इसका मतलब ये स्टैटिक है। एक बात और सुन लो, ये बंदा बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होने के साथ साथ फाइनल भी है, इसका मतलब ये जगह लॉक्ड है। ठीक है, मतलब अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि माई इंटरफेस डॉट आई इज इक्वल टू 15 करूं, ट्राई करूं कि इसको 15 हो जाए, लेकिन ये जावा नहीं होने देगा क्योंकि ये फाइनल है, ये लॉक्ड है, मतलब ये फाइनल प्लस स्टैटिक है लोकेशन। अब बोलोगे सर इसका फायदा क्या है? आंसर है इसका कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट इंटरफेस जब भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाके बनाओगे ना तो अंदर सिर्फ फंक्शंस ही रहेंगे। इट इज अ बैड प्रैक्टिस टू इंक्लूड वेरिएबल्स इनसाइड एन इंटरफेस। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कोई कांस्टेंट चाहिए हो, एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए हो। फॉर एग्जांपल इंटरनेट हैंडलिंग का इंटरफेस बनाया था ना, कनेक्ट डिस्कनेक्ट। हो सकता है कि स्टूडेंट टीचर सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो सेम वेबसाइट पे ही कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन पोर्ट नंबर या कुछ ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी है जो सबके लिए कांस्टेंट है। उस केस में मैं यहाँ पे एक मतलब कांस्टेंट वेरिएबल बना सकता हूँ, वट एवर इज दैट, से यूआरएल है तो मैं एक जगह पे यूआरएल लिख के रख सकता हूँ ताकि मुझे उसे बार बार बताना ना पड़े। लाइट मैं उसको एक वेरिएबल में यहाँ पे रख सकता हूँ क्योंकि वो हर बंदा जो इसे यूज करेगा सबके लिए सेम होगा। सो समथिंग विच इज कांस्टेंट फॉर ऑल पीपल इंप्लीमेंटिंग द इंटरफेस, आई कैन राइट दैट, उसका वेरिएबल बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। बट फालतू के वेरिएबल इंटरफेसेस में नहीं बनते, बनाते ही नहीं है एक्चुअली। मोस्ट केसेस में तुम नहीं यूज करोगे इंटरफेसेस के अंदर वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? और एक और बात सुन लो, ये जो फंक्शन था ना मैंने बताया था ये पब्लिक है, एट द सेम टाइम ये फंक्शन भी स्टैटिक है। इस फंक्शन के स्टैटिक होने का मतलब ये है, नहीं, नहीं ये स्टैटिक नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। ओके, एक बात और बतानी है मुझे कि इंटरफेसेस है ना, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक इंटरफेस है आई और तुम्हारे पास एक क्लास है ए। अब मुझे चैट में लोग कुछ बताएंगे, ओके अनूर मैंने बस ये बात बताई थी कि जो वेरिएबल्स तुम बनाते हो इंटरफेस के अंदर, वेरिएबल्स अगर बनाते हो तो वो फाइनल भी होते हैं और वो स्टैटिक भी होते हैं। ठीक है, पहली बात यहां तक क्लियर है। दूसरी बात मैंने बताई कि वैसे तो हम वेरिएबल्स बनाते ही नहीं है कि इंटरफेस के अंदर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। ये तब होगा कि मान लो कोई एक ऐसी वेरिएबल हो जो बंदा की अगर अगर 5 बंदे भी इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो सबके लिए कॉमन होगी, वो वेरिएबल सबके लिए कॉमन होगी, तो उस टाइम पे वेरिएबल बनाना तुक बनाता है। लेकिन अगर वो वेरिएबल सबके लिए अलग होगी तो उसको बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो जहां तक हो सके जब तुम अपनी लाइफ में इंटरफेसेस बनाओ तो वेरिएबल्स मत डालना इंटरफेसेस के अंदर। ओके, अब मैंने एक बात बताई थी कि अगर ये इस तरीके की इनहेरिटेंस ही तो हो रही है, बस नाम बदल गए हैं, बात तो वही हो रही है। एक्सटेंड्स लिखते थे अब इंप्लीमेंट्स लिख रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक बात बताई थी कि जब ऐसा कुछ होता है कि किसी क्लास C1 से क्लास C2 बनती है तो मैं C1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के न्यू C2 कर सकता हूं, ये याद है सबको। लेकिन C1 सिर्फ C2 के अंदर के C1 वाले पोर्शन को ही देख पाएगा, ये ओबीजे, ये याद है सबको? याद है ना ये? सो एक तरीके से ये जो इंटरफेस है ये इस क्लास का पेरेंट ही तो है। सो मैं ऐसा कुछ तो कर ही सकता हूं ना कि इस इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट बना के अपनी क्लास का एक नया बंदा बना लूं। ऐसा कुछ बताओ, क्या ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है? यस और नो चैट में लिख के बताओ, शुड दिस बी वैलिड और इनवैलिड कंसीडरिंग जितनी इनहेरिटेंस हमने अभी तक पढ़ी है। बताओ चैट पे।
ओके चलो, एक बंदा यस बोल रहा है, और बाकी लोग? बताओ बताओ, सब बताओ। ओके, अनोर इज सेइंग नो, अक्षय सिंह यस। ओके, अरे कुछ तो ओपिनियन रखो, सब बताओ, कुछ तो बताओ। ओके, सो मिक्स्ड ओपिनियंस आ रहे हैं। सो द आंसर इज यस, दिस इज परफेक्टली फाइन। यार देखो, इवेंचुअली इंटरफेस एक तरीके की क्लास ही तो है। अरे इतना मतलब इंटरफेस में कुछ कुछ बस प्रॉपर्टीज अलग हैं, कुछ खास बातें होती है, पर दिल से तो इंटरफेस भी एक क्लास ही है ना, दिल से, फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, सो ये चीज जब यहां पे वैलिड है, तो ये यहां पे वैलिड क्यों ना हो? बिल्कुल वैलिड होगी, और आप ऐसा कर सकते हो। तो एक बार इसका एक देख लेते हैं, जावा एरर तो नहीं देता, इस बात को कंफर्म कर लेते हैं। मैंने यहां पे अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, अपनी उससे। अब मैं इंटरफेस का नाम लूंगा, देखो कोई एरर नहीं आ रहा, परफेक्ट परफेक्ट। लेट्स सी, देखो गुड बाय प्रिंट हो गया, कोई इशू नहीं आया। क्योंकि देखो इंटरफेस दिल से क्लास ही है, इंटरफेस एक क्लास ही है, बस इंटरफेस एक ऐसी क्लास है जिसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, वो क्लास ही है, बट अ क्लास विथ सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब क्लियर हो गया सबको इंटरफेसेस के बारे में? इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस की स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ इंटरफेस क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके, नाउ दैट यू गाइस आर क्लियर अबाउट दिस वन, एक बात और सुन लो। अभी एक बात हुई थी कि यार इंटरफेसेस के अंदर मैंने बोला था कि मैं फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकता, राइट? मतलब सपोज मेरे पास एक गुड बाय है, ठीक है, किसी ने डाउट पूछा था, अगर मैं इसी के अंदर कुछ लिख दूं, मतलब कुछ कोड लिखने की ट्राई करूं, मान लो ऐसा कुछ, जावा ने कह दिया एरर, जावा ने कह दिया कि आप इंटरफेस के अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। लेकिन एक बात सोचो, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो एक बड़ी कंपनी के, ठीक है, आपकी कंपनी 8-10 साल से चल रही है, आपके कंपनी में ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं जो एक बहुत ही पुराने ओल्ड इंटरफेस को यूज कर रही हैं, एक बहुत ही पुराने ओल्ड इंटरफेस को यूज कर रही हैं, और अब एक नई तीसरी क्लास आपने अभी अभी फ्रेश बनाई है जो इस ओल्ड इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, इसके अंदर 3 फंक्शन थे, F1, F2 और F3। ठीक है, आपने जो नई क्लास बनाई है इसमें आपको तीनों बताने पड़ेंगे, F1, F2 और F3। ठीक है, जो भी इसको इंप्लीमेंट करेगा उसको तीनों ही बताने पड़ेंगे, क्योंकि तीनों खाली पड़े होंगे। लेकिन आपने बोला यार F3 मेरे मतलब का ही नहीं है, आई डोंट नीड F3। F3 इस जो आपने नई क्लास बनाई है, न्यू क्लास, अभी जो 8 साल बाद आपने एक नई क्लास बनाई है, इसने बोला पुराने वाले इस फंक्शन की मुझे आज की डेट पे जरूरत नहीं है, ये तो बेकार हो गया है, अब ये यूज ही नहीं होता। तो अब जावा तो एरर मारेगा, बोलेगा F3 बनाओ, ऐसे थोड़ी। तो आप बोलोगे कि यार F3 मैं तो नहीं बना रहा। सो पुराने जमाने में क्या होता था, आपको क्या करना पड़ता था, F3 को खाली छोड़ना पड़ता था। बनाते थे आप क्लास के अंदर एक F3, और उसके अंदर कुछ नहीं करते थे, खाली छोड़ देते थे। तो बेसिकली F3 कुछ नहीं करता। लेकिन ये कितनी बेकार प्रोग्रामिंग लग रही है ना, सोचो आपने F3 बनाया जो कुछ नहीं करता, एक फंक्शन बनाया क्लास में जो कुछ नहीं करता। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, कि अगर इसको F3 नहीं बनाना, तो F3 का सोचो अगर मैं यहीं पे एक डिफॉल्ट रख देता कि अगर किसी को कुछ यूज नहीं करना तो बाय डिफॉल्ट ये यूज होगा, है ना? तो एक डिफॉल्ट अगर इंप्लीमेंटेशन होती तो कितना बेटर होता। सो जावा ने बोला है कि अगर आपको अंदर बनाना ही है ना एक डिफॉल्ट आगे के लिए, सो आप क्या कर सकते हो, आप एक कीवर्ड यूज करोगे, डिफॉल्ट। क्या यूज करोगे? डिफॉल्ट।
डिफॉल्ट लिख के आप उसे एक नॉर्मल फंक्शन की तरह बना सकते हो. सो यू कैन से डिफॉल्ट हेलो, राइट. अब जो मेरी क्लास है माई इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन, जिसने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, इसने ध्यान से देखो से हेलो फंक्शन जो डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन के साथ आया है उसे इंप्लीमेंट नहीं किया, पर जावा कोई एरर नहीं दे रहा. क्यों? क्योंकि उसकी एक डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन है. मैं चाहूं तो उसे भी यहाँ पे स्पेसिफाई करके ओवरराइड कर सकता हूं इसी तरीके से, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को करनी नहीं है. मैं उसकी डिफॉल्ट ही यूज करना चाहता हूं. सो लेट्स सी इफ आई एम एबल टू यूज द डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन से हेलो, राइट. ये देखो डिफॉल्ट हेलो आ गया. क्लियर हो गया सबको डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है डिफॉल्ट में? यस और नो, इट कैन बी ओवररिडन व्हेनेवर नीडेड. जब जरूरत हो तो करो, नहीं है तो मत करो. लेकिन ऐसा ना हो ना कि किसी को किसी पे मतलब फोर्स मत करो ना किसी को कि तुम ये इंप्लीमेंट करो ही करो. अगर तुम एक डिफॉल्ट दे के रख लो, जिसको करना है करे. ओके, और एक बात और सुन लो, अगर मेरे पास एक इंटरफेस है I1, सो मैं एक और इंटरफेस बना सकता हूं I2 जो इससे इनहेरिट करेगा, और फिर मैं एक तीसरी क्लास बना सकता हूं A जो इसको इंप्लीमेंट करेगी. सो विद इन इंटरफेसेस भी इंटर, ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है. बस मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर तुम्हें बाय चांस इंटरव्यू में पूछे कि ये पॉसिबल है कि नहीं, तो ऐसा पॉसिबल है कि इंटर इंटरफेस इनहेरिटेंस, इसको कहते हैं ट्रिपल आई, इंटर इंटरफेस इनहेरिटेंस. यस, दिस इज पॉसिबल एंड अलाउड इन जावा. कर सकते हो. और जब ए क्लास I2 को इंप्लीमेंट करेगी ना, तो उसको I1 के भी खाली फंक्शन और I2 के भी खाली फंक्शन, दोनों के दोनों आ जाएंगे इसके अंदर इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट इनहेरिट होके. तो सारे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे. क्लियर हो गया? तो ये भी पॉसिबल है जावा के अंदर, और ये भी तुम्हें करना हो सकता है. ठीक है. और जब एक इंटरफेस एक और इंटरफेस को एक्सटेंड करता है ना, इनहेरिट करता है, सो ऐसे नहीं. हाँ एग्जैक्टली यही बता रहा था मैं अमित. यहां पे तुम एक्सटेंड ही लिखोगे. सिर्फ जब एक क्लास और इंटरफेस के बीच में लिखते हो तब इंप्लीमेंट लिखते हो, वरना एक्सटेंड ही रहता है यहाँ पे. ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर? आगे बढ़े. अमित ठीक है? ओके, सो काफी थ्योरी इन डेप्थ इंटरफेसेस की पढ़ ली है, जो पता नहीं यूजुअली शायद बुक्स में भी मुझे पता नहीं ज्यादा लिखी रहती है कि नहीं, जितना मैंने भी बता दिया. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम करेंटली फ्रॉम अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट. जब अभी तुम नेक्स्ट वीक अपना प्रोजेक्ट शुरू करोगे ना, तो बहुत इंटरफेसेस बनाओगे, तब तुम इसका प्रैक्टिकल साइड भी देख लोगे. ठीक है, अभी तुमने काफी सही से थ्योरी साइड देख लिया. अब जैसे इंटरफेसेस होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का. अच्छा हाँ, एक बात बताना भूल गया छोटी सी. अगर मेरे पास एक इंटरफेस है आई, तो मैं इंटरफेस का नया ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता. ये जावा में अलाउड नहीं है. क्यों? क्योंकि ये तो खाली पड़ा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट तो कुछ कर ही नहीं सकता. मैं ऑब्जेक्ट उसका बना सकता हूं न्यू के आगे जो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है. ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जो बंदा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, भले ही आप यहां पॉइंटर इंटरफेस का रख लो. ठीक है. अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिल्कुल एक नॉर्मल क्लास होती है. ठीक है, आप नॉर्मल क्लास लिखोगे, जैसे मैंने लिख दिया नॉर्मल क्लास माय एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अभी तक ये नॉर्मल क्लास से बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम लाइक अ नॉर्मल क्लास. इसके अंदर क्या होता है, मैं कुछ ऐसे फंक्शन बना सकता हूं, जैसे मान लो प्रिंट बनाया है एक, ठीक है, जो खाली पड़ा हुआ है. कुछ फंक्शन ऐसे बना दिए, मान लो हेलो से हेलो, जिनकी मैंने थोड़ी इंप्लीमेंटेशन भी कर दी. मतलब कुछ ऐसे पड़े हैं जो खाली हैं, कुछ ऐसे पड़े हैं जो नॉर्मल है. सो जो ये मिक्सचर वाली क्लास होती है ना, खाली भी और बने हुए भी, इन क्लासेस को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस.
तो ये इसके अंदर एक तरीके से क्लास प्लस इंटरफेस का कॉन्सेप्ट मिक्स्ड है, क्लास प्लस इंटरफेस का कॉन्सेप्ट मिक्स्ड है, मिक्सचर है ये एक। अच्छा, लेकिन आप नॉर्मली, अब आप कभी भी देखो, अगर आप एक नॉर्मल क्लास के अंदर खाली फंक्शन रख दोगे ना, जावा एरर मार देगा। तो क्या करना होता है जावा को बताने के लिए कि भाई ये नॉर्मल क्लास नहीं है, ये क्लास और इंटरफेस का मिक्सचर है, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये बताने के लिए हम लोग इसके आगे कीवर्ड ऐड कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, और ये जो खाली फंक्शन लगा हुआ है ना, इस फंक्शन के आगे भी हम लोग एक कीवर्ड ऐड कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट। इससे क्या होता है, जावा को पता चल जाता है कि ये रीड करते ही जावा को पता चलता है कि ये जो क्लास है इसके अंदर एक मिक्सचर होगा, और इस एब्स्ट्रैक्ट को रीड करके जावा को पता चलता है कि ये खाली वाला फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन नहीं है। ठीक है, नाउ अब आप पूछोगे सर व्हाई डू वी नीड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जब मैं एक ऐसा कुछ भी तो कर सकता था, क्लास ए इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस आई, और फिर मैं इस इंटरफेस के बंदे इंप्लीमेंट कर देता। मतलब ये सब मैं एक अलग से एक इंटरफेस में रखूं, और ये जो बाकी नॉर्मल फंक्शन है इसको अपनी क्लास के अंदर रखूं और इंप्लीमेंट करा लूं उस इंटरफेस को। ये भी आपका बात, कहने की बात बिल्कुल सही है, मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, वो भी एक तरीका है, एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये सोचो, लेकिन पहले पहले मुझे बताओ, किसी सबको ये क्लियर है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको कि ये एक तरीके से क्लास और इंटरफेस का मिक्सचर है? इसमें किसी को तो डाउट नहीं है ना अभी तक? ठीक है, कभी कभी क्या हो सकता है, अच्छा और एक और बात सुन लो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते सीधा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट होने के लिए पड़ी होती है। ठीक है, कि मैं ये सोचूं कि मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, अब मैं उसका ऑब्जेक्ट बना दूं। आंसर, क्वेश्चन पूछ लिया इंटरव्यूअर ने, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इंटरफेस के भी जीन्स है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंटरफेस प्लस नॉर्मल क्लास। और इंटरफेस होने का मतलब है उसके अंदर कुछ कुछ खाली माल पड़ा हुआ है, जब तक वो खाली माल का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा ऑब्जेक्ट बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एरर आएगा। तो उसको इनहेरिट कराना पड़ेगा और उसके अंदर के इंटरफेस वाले बंदे को इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा, तब जाके इसका ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर एक इंटरफेस वाली प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर कुछ खाली चीजें हो सकती हैं, तो जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं हो जाती इनहेरिटेड ऑब्जेक्ट के अंदर, तब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा। ओके, एक डाउट है अनूर का, उसको मेमोरी उसकी डिराइव क्लास अलॉट करती है? व्हाट मेमोरी अनूर, कौन सी मेमोरी की बात कर रहे हो? एनीवेज लेट्स होल्ड दिस मेमोरी रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट, करेक्ट, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, यस ऑब्वियसली, बिल्कुल सही। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस क्या है? What is the purpose of having an abstract class when we already have a normal class and an interface? तो मुझे दोनों का मिक्सचर क्यों चाहिए? मैं अलग अलग रख के कुछ इनहेरिटेंस का जुगाड़ क्यों नहीं करता? क्योंकि कई बार क्या हो सकता है, मान लो आपके पास एक क्लास है जिसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। एक होता है इनिशियल स्टेप, जो सबके लिए सेम होगा, जो भी बंदा इसको इनहेरिट करेगा, इस पेरेंट के अंदर कुछ है, ठीक है, और इससे लोग इनहेरिट करते हैं। इनिशियल स्टेप सबके लिए सेम है, एक तरीके से डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन है इसकी एक, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन है प्रोसेस। अब ये प्रोसेस फंक्शन सबके लिए अलग होगा, तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया। और फिर एक फाइनल स्टेप है जो सबके लिए फिर से सेम है। तो अगर कभी ऐसा पेरेंट हो ना जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो सबके लिए अलग है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो सबके लिए सेम है, तो ये एक मिक्सचर ही तो हो गया। पेरेंट पेरेंट खुद में एक मिक्सचर ही तो हो गया। तो यहाँ पे अलग क्लास और इंटरफेस बनाने की जगह अगर मैं दोनों को एक ही के अंदर बना पाऊं, तो मेरी कोड ज्यादा क्लीन हो जाएगी, किसी और के लिए पढ़ना और आसान हो जाएगा मेरे कोड को। सो इस केस में मैं प्रोसेस को एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना दूंगा, बाकी दोनों नॉर्मल, और ये क्लास को मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दूंगा। और इससे जो बंदा इनहेरिट करेगा, जो बंदा इनहेरिट करेगा उसे सिर्फ प्रोसेस फंक्शन को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि वो सबके लिए अलग है। ठीक है, तो दिस इज द पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और सुनो,
अनलाइक एन इंटरफेस, इंटरफेस में क्या होता था, अगर मैं वेरिएबल बनाता था तो वो फाइनल प्लस स्टैटिक था, याद है? इसमें ऐसा फाइनल वाइनल का कोई सीन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई भी सीन नहीं है, ठीक है? बिल्कुल नॉर्मल क्लास की तरह है, बस एक मिक्सचर है, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता। और एक बात और सुन लो, जस्ट फॉर इंटरव्यू पर्पसेस, कि एब्स्ट्रैक्ट, अब मैंने बोला कि यार अलग अलग क्लासेस और इंटरफेसेस ना बना के, ये एक अप्रोच हो गई, एक अप्रोच हो गई दोनों का मिक्सचर बनाना, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर डिजाइन का तरीका हो गया, और ये दोनों का मिक्सचर यूज करना एक नया डिजाइन का तरीका हो गया। तो ये वाला जो तरीका होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट यूज करना, ज्यादा ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन यूज करना, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट मेथड डिजाइन। क्या कहते हैं? टेम्पलेट मेथड डिजाइन, ठीक है? डिजाइन पैटर्न, ये एक डिजाइन पैटर्न है जावा का। तो जब तुम इंडस्ट्री में काम करोगे तो तुम्हें बहुत, तो डिपेंड करता है, हर कंपनी ना अपने हिसाब से, कोई कंपनी हो सकता है इस तरीके का पैटर्न यूज करती है, हो सकता है कोई कंपनी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज करती है। तो ऐसे बहुत सारे ना डिजाइन करने के तरीके होते हैं, इनको कहते हैं डिजाइन पैटर्न्स। तो जावा में बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स है, इनके बारे में इंटरनेट पे प्लीज पढ़ना, बहुत लाइफ में इतना काम आएगा ना ये तुम्हें, मैं बता नहीं सकता। प्लीज स्टडी, बहुत टाइप टाइप के पैटर्न्स होते हैं, ठीक है? सो ये अगर जो लोग बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज करते हैं ना, मिक्सचर यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट मेथड डिजाइन पैटर्न, ठीक है? सो प्लीज गो अहेड एंड ट्राई टू रीड अबाउट इट, ट्राई टू रीड मोर अबाउट इट, ठीक है? सो एक मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास अब जावा में दिखा देता हूं। सो वी विल बी डन विथ द मिक्सचर ऑल्सो, ओके? ये हमने पढ़ लिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मैंने बताया ना, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, बट दे कैन बी सब क्लास्ड। इसका मतलब आप इसका इनहेरिट करा के इनहेरिटेड वाले का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहां मैंने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप। तो ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा क्लास से पहले, इससे जावा को ये पता चल गया कि ये मिक्सचर वाली क्लास हो सकती है। अब अगर मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया कलर, ठीक है, तो कलर फाइनल नहीं होगा, ठीक है? और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी पब्लिक स्कोप रहता है। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ, यानी कि जस्ट लाइक अ वर्चुअल फंक्शन, अगर वो सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से, तो ये वर्चुअल फंक्शन टाइप बन गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन वाला केस, ठीक है? और एब्स्ट्रैक्ट लिखने से देखो, मेरे को यहाँ पे इस फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन नहीं देनी पड़ी। अब ये देखो, जस्ट लाइक इन इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एक बेस और एक क्लास है डिराइव्ड, ठीक है? मैं चाहूं तो बेस का बंदा बना के डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। जस्ट इससे पहले 5 मिनट पहले जैसे इंटरफेसेस में देखा था, इंटरफेस के पॉइंटर से मैं दूसरा देखता था, तो ये वही नॉर्मल इनहेरिटेंस वाली बात हो गई जो पिछली क्लास में हम कर चुके हैं बहुत डेप्थ में, कि बेस बी इज इक्वल टू न्यू डिराइव्ड, बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है। बस ये होगा कि मैं फन फंक्शन को ही देख पाऊंगा, ठीक है? ओके, यहाँ पे देखो ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, और जिसने इसको इनहेरिट किया है एक्सटेंड करके, वो बंदा इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, और ये बाय डिफॉल्ट ओवरराइड हो रहा है। और एक बात और देख लो कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि ये एक्चुअली बस क्लास ही है, तो यहाँ एक्सटेंड्स ही यूज हो रहा है, इंप्लीमेंट्स यूज नहीं हो रहा। इंप्लीमेंट सिर्फ इंटरफेसेस में यूज होता है। अब ये देखो, मान लो आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर भी है, बेस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर भी है। तो जस्ट लाइक नॉर्मल इनहेरिटेंस, पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर डिराइव्ड का कंस्ट्रक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया था, याद है मैंने आपको बताया था, पहले व्हीकल का कॉल होगा फिर कार का कॉल होगा, उसी तरीके से पहले बेस का कॉल होगा फिर डिराइव्ड का कॉल होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आउटपुट होता है बेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, उसके बाद डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो जस्ट लाइक नॉर्मल इनहेरिटेंस, मतलब अगर इनहेरिटेंस तुम्हें क्लियर है ना, तो ये सब तो तुम्हारे लिए बहुत बच्चों वाली चीज हो जाएंगी। होता क्या है कि कई लोग जो जावा पढ़ते हैं ना, वो लोग सीधा एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेसेस पढ़ते हैं, तो वो लोग इस चीज को रटने की कोशिश करते हैं। देखो, तुम ये खुद ही समझ पाओगे अगर तुमने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को सही से समझाओ, कि जस्ट बिकॉज बेस इज द पेरेंट, तो पहले बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर डिराइव्ड का कॉल होगा, है तो दिल से ये दोनों क्लासेस ही ना, है तो ये क्लासेस ही। ओके, सो ये बातें भी मैंने तुम लोगों के साथ कर ली हैं, ठीक है?
कि तुम दोनों का मिक्सचर रख सकते हो. सो नाउ आई वांट टू गो अहेड इनटू द टॉपिक ऑफ पैकेजेस. सो अभी तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से, तो वो भी चैट पे लिख दो. कोई भी डाउट आ रहा हो दिमाग में तो अभी पूछ लो, क्योंकि आज का जो तुम्हारा क्विज होगा ना वो दिमाग वाला होगा. और मैं प्लीज बोल रहा हूं, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास तो तरीका नहीं है चेक करने का. इंटरनेट मत खोलना जब क्विज को करो. मैं कह रहा हूं क्विज सबमिट भी मत करना ऑनलाइन, मुझे नहीं चाहिए. लेकिन उसको सॉल्व करो और जो ना हो पूछो. ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्विज है आज. एक दो क्वेश्चन में सोचना भी पड़ेगा तुम्हें. अगर तुम्हें क्लियर है ना कॉन्सेप्ट तो तुम 2 मिनट में भी कर लोगे. लेकिन अगर किसी को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो वो पूरे दिन बैठ के भी नहीं कर पाएगा. तो आई रियली वांट यू गाइस कि अच्छे से इसको रिवाइज करना क्लास को, और उस क्विज को फिर अटेम्प्ट करना. ठीक है, अगर वो हो जाता है तो मैं उसका एक और सेकंड क्विज भी है मेरे पास, वो भी तुम लोगों को दूंगा इसका, क्योंकि ये बहुत पूछती है कंपनीज, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, मेरे को पता है ना. सो आई सजेस्ट कि अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना. ओके, तो कोई डाउट है अभी तक किसी को भी? चैट पे अभी बता दो. अगर सबको समझ आ गया तो ओके लिख दो. ओके. ओके कूल. सो पैकेजेस. अब जावा में पैकेजेस क्या होते हैं यार? पैकेजेस ना एक तरीके के बंडल्स होते हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पैकेजेस. पैकेजेस आर जस्ट लाइक बंडल्स. ऐसे पैकेज में आते हैं, जैसे हम भी अभी तक एक डिफॉल्ट पैकेज के अंदर काम करते हुए हैं, राइट? हम 15 पैकेजेस और बना सकते हैं. आप कंपनी में जाओगे किसी, बहुत पैकेजेस बने होंगे अलग अलग काम के. सॉरी, अलग अलग काम के आपके अलग अलग पैकेजेस बने होंगे. सो पैकेजेस में क्या होता है, अंदर ही अंदर एक सेट ऑफ क्लासेस होती हैं. इनके अंदर कुछ नहीं होता, क्लासेस होती हैं. हम अभी तक अपने डिफॉल्ट पैकेज के अंदर क्या क्लासेस तो बना रहे हैं, क्लासेस, इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, मतलब जो भी अभी तक पढ़ा है, जो भी तुम काम करते हो वही होता है. ठीक है, क्लासेस, इंटरफेसेस, यही सब होता है इसके अंदर. जावा अभी तक तो हम अपना पैकेज बना के काम कर रहे हैं, राइट? जावा ने कुछ पैकेज खुद बनाए हुए हैं और उनके अंदर बड़ी यूजफुल यूजफुल चीजें तुम लोगों को दी हुई हैं. जैसे जब हमने स्कैनर यूज किया, स्कैनर सबने यूज किया है यहाँ पे इनपुट लेने के लिए, पढ़ा था. तब मैंने एक बात बताई थी, एक स्टेटमेंट लिखी थी ऊपर, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. ये याद है? तो ये बेसिकली क्या था कि जावा डॉट यूटिल इज अ पैकेज. इस पैकेज के अंदर से मैंने क्या बोला, पैकेज के अंदर क्या है, क्लासेस. इसके अंदर से मैंने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया, जैसे सी सी प्लस प्लस में इंक्लूड करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हम पैकेजेस को इंक्लूड कर सकते हैं. पैकेजेस आर समवॉट लाइक हेडर क्लासेस, बट यहाँ पे हेडर फाइल, सॉरी, बट यहाँ पे पैकेज के अंदर होता क्या, क्लासेस होती हैं, यूजफुल क्लासेस होती है. क्या होती है, यूजफुल क्लासेस. जावा ने कुछ पैकेजेस दिए हुए हैं जिसमें यूजफुल क्लासेस हैं. सबसे पहली एक यूजफुल क्लास तो हम यूज कर चुके हैं, स्कैनर, जो यूटिल पैकेज के अंदर होती थी, राइट? ओके. ऐसी बहुत सारी आपको जावा ने पैकेजेस दिए हुए हैं. सो आई होप द what packages is clear to you कि package is just a set of classes and interfaces and abstract classes and whatever we've been doing till now, and Java provides you with some set of its own packages which you can implement, you can import. सबसे पहले उन्हें import करना पड़ेगा, add करना पड़ेगा, उसके बाद आप यूज कर सकते हो खुला. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि व्हाट इज द पैकेज एंड एक पैकेज को कैसे डालते हैं, इस इंपोर्ट स्टेटमेंट की मदद से डालते हैं. ठीक है, एक बात और सुन लो, मैंने यहाँ पे सिर्फ स्कैनर क्लास इंपोर्ट करी थी. मैंने कहा था जावा डॉट यूटिल इज अ पैकेज, यूटिलिटी पैकेज है ये जावा का. इसमें डॉट लगा के अगर मैं स्टार लिख दूंगा ना, तो जितनी क्लासेस हैं इस पैकेज के अंदर सारी इंपोर्ट हो जाएंगी. स्कैनर के अलावा जितनी भी हैं सब आ जाएगा आपके पास, पूरा पैकेज आ जाएगा. अभी तो मैं सिर्फ एक क्लास बुला रहा था. सो इफ यू वांट ऑल द क्लासेस, यू वांट टू इंपोर्ट एवरीथिंग, सो यू कैन पुट अ डॉट स्टार. इसी तरीके से जावा में अपने ही एक जावा डॉट लैंग पैकेज भी है, जावा डॉट लैंग्वेज. इसको भी हम देखेंगे कि क्या है इसके अंदर.
सो ये देखते हैं एक बार स्लाइड में। जावा पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। ठीक है, पैकेज में डाउट किसी को भी कि पैकेज क्या होता है? नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो जावा के अंदर मैं लिखता था ना जावा डॉट यूटिल, मतलब जावा पैकेज के अंदर, मतलब पैकेज के अंदर और पैकेजेस भी हो सकते हैं इतना, मतलब पैकेज के अंदर और भी बहुत सारे पैकेज और उन पैकेजेस के अंदर और भी बहुत सारी क्लासेस। तो एक सबसे बड़ा पैकेज होता है जावा पैकेज। जावा पैकेज के अंदर तीन मेन पैकेज आते हैं आपके, लैंग, यूटिल और एडब्ल्यूटी। ठीक है, एडब्ल्यूटी की अभी बात नहीं करते, छोड़ देते हैं, मेन इस पे देखते हैं, लैंग और यूटिल। लैंग इज लैंग्वेज, यूटिल इज यूटिलिटी। ठीक है, इस पैकेज लैंग पैकेज के अंदर आपके पास सिस्टम, याद है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिस्टम, तो वो जो सिस्टम क्लास थी ना, सिस्टम भी तो एक क्लास थी जिसके आप डॉट आउट डॉट प्रिंट फंक्शन को कॉल किया करते थे। सो सिस्टम क्लास कहाँ है? लैंग्वेज वाले पैकेज के अंदर है। स्ट्रिंग बनाई थी, स्ट्रिंग भी तो एक ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट ही ना, बताया था आपको। इट इज नॉट वन ऑफ द बेसिक प्रिमिटिव टाइप्स, इंट विंट नहीं है, नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है वो। तो स्ट्रिंग खुद में भी तो कहीं पे क्लास बननी होगी ना, तुमने तो अभी तक देखी नहीं, क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज के अंदर थी और वो तुम इंपोर्ट कर चुके थे। ऐसे यूटिलिटी के अंदर बहुत कुछ होता है, मैंने एक बताया स्कैनर होता है, ये एरे लिस्ट मैप वगैरह हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पैकेजेस हैं जिनके अंदर से बहुत सारी यूजफुल क्लासेस आपके पास हैं और आप यूज भी करते आए हो अभी तक, बस आपने रियलाइज नहीं किया कि आप एक्चुअली कुछ यूज कर रहे थे जावा के अंदर का। अब हम बात करेंगे जावा के डॉट लैंग पैकेज की। ठीक है, डॉट लैंग पैकेज की, इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अभी तक जो बात की है पैकेजेस की, इसमें कोई डाउट? हाँ गुंजन बताओ। राइट, क्योंकि क्योंकि ये देखो, ये जो आपका जावा होता है इसके अंदर जो आपकी डॉट लैंग वाली है ना, डॉट लैंग ऑटो इंपोर्टेड होती है, डॉट लैंग इनबिल्ट ही होती है, तो इसलिए उसको हमें नहीं होता, हाँ डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और कोई डाउट? as far as my knowledge is there Gunjan, it is automatically done, it's a direct process. Okay, so java dot lang के अंदर आपको देखो क्या क्या मिलता है, इतना कुछ मिलता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। इसको आपको घर जाके पढ़ना है, आपका वन ऑफ द होमवर्क है आज का, आपको पढ़ना है कि आपको इसके अंदर क्या क्या यूजफुल क्लासेस मिलती हैं और वो क्या करती हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, और जिसको डाउट आएगा मतलब पढ़ लेना, सब बनाना नहीं है। इसमें से अभी हम कुछ कुछ रैपर क्लासेस हैं बहुत सारी, उसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, बट बाकी कुछ कुछ जो है उसके बारे में पढ़ लेना, जस्ट रीड अबाउट द लैंग पैकेज। ठीक है, और कोई डाउट आए तो पूछ भी सकते हो, यू हैव टू रीड अबाउट इट। ठीक है, एक यूजफुल मेथड होता है इसके अंदर, एरे कॉपी मेथड। मान लो आपके पास एक एरे है, ठीक है, ये बड़ा काम आएगा आपके, इसलिए मैंने डाल दिया अलग से। अगर आपको इसका कोई अंदर से सब एरे को कॉपी करना है तो आपको ऐसे लूप वूप लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप इस एरे कॉपी मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें को यूज कैसे करते हैं, सिस्टम डॉट एरे कॉपी, फिर जिस एरे के अंदर से कॉपी करना है सोर्स एरे, फिर जहां से कॉपी करना है सोर्स पोजीशन, जैसे यहाँ पे सोर्स पोजीशन 3 है तो यानी कि के, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर 3 होगा, करेक्ट। फिर डेस्टिनेशन एरे, यानी कि जहां पे आपको इसको डालना है, फिर डेस्टिनेशन पोजीशन मतलब जहां पे डालना है, मतलब इसकी 0th इंडेक्स पे डालना है ना डेस्टिनेशन एरे के, और फिर लेंथ मतलब यहां से कितनी लेंथ तक डालना है, तो जैसे 4 लिखा है तो यहां से आगे 4 तक, 1 2 3 4। ठीक है, 3 to 4, ये आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। बस ये एक मेथड होता है एरे कॉपी, जिसके अंदर आपको क्या क्या भेजना होता है ये आप देख लो। आपको एक भेजनी होती है सोर्स एरे, नीचे देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे, आपको भेजनी होती है एक सोर्स एरे, सोर्स पोजीशन जहां से शुरू करना है, डेस्टिनेशन एरे यानी जहां पे डालना है, डेस्टिनेशन पोजीशन मतलब जिस इंडेक्स पे आपको डालना है, और लेंथ मतलब कितनी लेंथ तक डालना है। ठीक है,
तो ये कॉपी हो जाती है यार। इसके अलावा एक मैथ अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। मैथ में क्या होता है, बहुत सारे मैथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हो, जैसे कि पावर की बहुत बार बात होती थी, हम 2 × 2 × 2 × 2 करना है, जैसे 2 की पावर 4 करना है। सो वो सब आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे? आपके पास एक मैथ अवेलेबल होता है, ठीक है। मैथ डॉट डॉट लिखते ही आपको इक्लिप्स में दिखेगा बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं, और अगर आप रुक जाओगे ना किसी भी फंक्शन पे, तो राइट हैंड साइड पे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। सो यू कैन रीड अ लॉट अबाउट दिस। कुछ इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको बता देता हूँ मैथ के अंदर, जैसे मैथ डॉट POW, ये है पावर का। अगर मैं इसमें लिखता हूँ 2,4 या 2,3 लिख देता हूँ, इसको प्रिंट करके देखते हैं। कूल। सो लेट्स प्रिंट दिस। सो देखो इसने प्रिंट कर दिया 8.0। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एक डबल रिटर्न करता है, क्योंकि इसे पता नहीं होता ना। याद है मैंने बताया था डबल ज्यादा जगह लेता है, तो ये भी तो हो सकता है कि अगर किसी इंटीजर की पावर बहुत ज्यादा रेज कर दी तो वो इंटीजर की रेंज के ही बाहर चला जाए, तो ये सेफ खेलने के लिए उसे डबल बना देता है, तो एक डबल रिटर्न करता है, ताकि हो सकता है आपको ज्यादा जगह चाहिए हो, है ना, हो सकता है आंसर एक इंटीजर में फिट ना है। लेकिन अगर आपको पता है आंसर एक इंटीजर में फिट आएगा, तो आप इसको अलग से ऐसे इंट लिख के बता सकते हो। याद है जैसे फ्लोट में अलग से फ्लोट लिख के बताते थे, उस क्लास में बताया था। सो वैसे ही आप इसको अलग से लिख के बता सकते हो। तो देखो इस केस में इसने 8 प्रिंट कर दिया इंटीजर। कुल। सो ऐसे ही मैथ के अंदर आपको बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे ऐसे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड में, ठीक है। आपको सील फंक्शन मिलेगा, सीलिंग फंक्शन। आपको आर्क टैन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बहुत कुछ होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स, ये सारे फंक्शंस भी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है। एक एब्सोल्यूट फंक्शन आता है कि जैसे -2 को 2 बनाना है, याद है मॉड लगाते हैं, मॉड ऑपरेटर, तो उसके लिए ABS आता है, एब्सोल्यूट, ठीक है। लॉग निकालना है, पावर निकालनी है, एक्सपोनेंट निकालना है। सो इसको भी आप रीड करोगे, ये भी आपका टास्क है। मैथ को एक्सप्लोर करोगे, इन जनरल जावा लैंग पैकेज को एक्सप्लोर करोगे, तो इसमें भी आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, बस एक कॉन्सेप्ट है जावा का जिसका नाम है बॉक्सिंग, ठीक है। ये वो नॉर्मल हमारी वाली बॉक्सिंग नहीं है, ये डब्बे वाली बॉक्सिंग है। मैंने एक बात बताई थी कि ऑब्जेक्ट्स को हम डब्बों में लिखते हैं, याद है स्टूडेंट का डब्बा बनाया था, टीचर का डब्बा बनाया था, तो दीज वर ऑल बॉक्सेस। लेकिन जब हमने प्रिमिटिव इंट, फ्लोट, डबल, इन लोगों की बातें करी थी, कैर, याद है ये सारे, ये सब कौन थे? हमारे प्रिमिटिव लोग। इसमें और इस स्टूडेंट के डब्बे यानी कि एक ऑब्जेक्ट में क्या फर्क था? ये लोगों को मैं बोलता था प्रिमिटिव, इसको मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट। फर्क क्या होता था कि अगर मैं लिखता था इंट आई, है ना, इंट आई, तो मेमोरी में आई नाम की जगह बनती थी और उसमें वैल्यू जाती थी। ये ऐसे वर्क करते हैं, इसकी वर्किंग ऐसी थी। ऑब्जेक्ट की वर्किंग क्या थी कि अगर मैं कहता था स्टूडेंट S1, तो पहले एक S1 नाम की जगह बनती थी जिसमें एक एड्रेस होता था उस जगह का जहां पे एक्चुअल स्टूडेंट की डिटेल्स हैं। ये इनकी वर्किंग में फर्क था। ओके, सो अब एक बात देखो, फर्क ये है कि ये लोग बॉक्सेस को यूज करते हैं, इनकी बॉक्सिंग हुई हुई है, इनकी बॉक्सिंग नहीं हुई हुई। मतलब इंट आई में कोई ऐसा एड्रेस वेड्रेस का फंडा नहीं है ऑब्जेक्ट वाला। लेकिन अभी हम आगे जाके क्या होगा, हम एक नाम पढ़ेंगे जेनेरिक्स, हमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जेनेरिक्स। उसके अलावा कई बार क्या होता है, जावा ने कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं आपको, जैसे एरे लिस्ट, एक कॉन्सेप्ट होता है एरे लिस्ट। ये क्या करता है, बेसिकली एक एरे बनाता है। अभी के लिए सुन लो बस ऐसे ही, ठीक है, इसको हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। इस एरे का कोई साइज नहीं होता, जितना जैसी आप डालोगे एक और लगा देगा, जैसी आप एक और वैल्यू डालना चाहते हो एक और लगा देगा, मतलब डायनामिक है ये, ठीक है, एक डायनामिक एरे है। लेकिन जब ये मेरे को बताना होता है ना कि आई वांट टू क्रिएट एन एरे लिस्ट ऑफ समथिंग, तो ये इनपुट में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही ले सकता है, ये किसी ऑब्जेक्ट की ही लिस्ट बना सकता है। अगर मुझे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स चाहिए तो इंटीजर तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मुझे एक लिस्ट ऑफ डबल चाहिए तो डबल तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जावा में इन लोगों का एक और
ट्विन पैदा हुआ है, ट्विन, एग्जैक्ट ट्विन, जैसे होते हैं ना हम शक्ल। इंट का एक बंदा बना हुआ है इंटीजर, इंट और तो मैं इंटीजर आई इज इक्वल टू 10 भी लिख सकता हूं, पता है फर्क दोनों में, पता है क्या होगा? इंट आई इज इक्वल टू 10 ऐसे वर्क करेगा, इंटीजर वाले केस में आई बनेगा जिसके अंदर एड्रेस होगा उस जगह का जहां पे ये इंटीजर स्टोर्ड है। देखा आपने फर्क क्या हुआ? मैंने प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट की तरह काम करवाया। तो ये बेसिकली रैप, इसको हम कहते हैं रैपर क्लासेस। इंटीजर इज द रैपर फॉर इंट, ऐसी फ्लोट इज द रैपर फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, डबल कैर के लिए होता है कैरेक्टर। तो ये सब क्या है? क्लासेस होंगी। इंटीजर विल बी अ क्लास। समझ आ रहा है क्या ये? तो ये लोग क्या करते हैं, प्रिमिटिव को बॉक्सेस के फंक्शनैलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करवाते हैं। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बॉक्सिंग, बॉक्सेस वाले फंक्शनैलिटी में कन्वर्ट करना। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है कि ये क्या हो रहा है अभी? सबको क्लियर है? ठीक है, कूल। सो दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग। ठीक है, सो यहां पे देखो, बाइट के लिए बना हुआ है बाइट, शॉर्ट के लिए बना हुआ है शॉर्ट, इंट के लिए इंटीजर, लॉन्ग के लिए लॉन्ग, फ्लोट के लिए फ्लोट, डबल, कैर के लिए कैरेक्टर, बुलियन के लिए बुलियन। ठीक है, इसके अलावा जस्ट बिकॉज ये क्लासेस हैं, तो क्लासेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस भी तो आते हैं, हम फंक्शंस भी तो बनाते हैं ना क्लासेस में। तो एक फंक्शन तो आप यूज कर चुके होगे, इंटीजर डॉट पारसेंट, जिसने असाइनमेंट करी होगी, पुरानी असाइनमेंट है मुझे याद है, जिसमें हम इनपुट लेते थे कंसोल से। इंटीजर डॉट पारसेंट क्या करता है, एक स्ट्रिंग लेता है, मान लो स्ट्रिंग 1 2 3, इसके अंदर से, स्ट्रिंग के अंदर अगर मैंने इंटीजर लिखा है तो अभी के लिए तो ये स्ट्रिंग ही है, इंटीजर डॉट पारसेंट क्या करेगा, 1 2 3 को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसका काम है कि स्ट्रिंग के अंदर से इंटीजर को पार्स करना। इसी तरीके का अगर स्ट्रिंग में से मेरे को एक जनरल फंक्शन आता है, पार्स इंट की जगह आप वैल्यू ऑफ भी लिख सकते हो, और वैल्यू ऑफ ऐसा फंक्शन है जो सब में प्रेजेंट है, मतलब एक डबल के अंदर भी एक वैल्यू ऑफ होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, कैरेक्टर के अंदर भी होगा, सब के अंदर होगा। ठीक है, ओके। सो इन, अगर आपको ये जानना है ना कि ये आपके लिए और क्या क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे क्लास का नाम लिखो इंटीजर और लगा दो एक डॉट, डॉट लगाती है, ये आपको दिख रहा है इसके अंदर के वेरिएबल्स, और ये देखो कितने सारे फंक्शंस है, कंपेयर कर सकते हो आप दो इंटीजर्स को। ठीक है, आप डिवाइड कर सकते हो, आप गेट इंटीजर भी कर सकते हो, मतलब ये सब वही है, वैल्यू ऑफ, पार्सेंट, मल्टीपल फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। ठीक है, हाईएस्ट 1 बिट निकाल सकते हो, क्योंकि इंटीजर स्टोर तो मैंने आपको बताया था ना बाइनरी की तरह होता है। अब उस बाइनरी का आपको हाईएस्ट बिट चाहिए, लोएस्ट बिट चाहिए, आपको मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स चाहिए, बहुत सारे आपके पास इसमें, मतलब लिस्ट इज नेवर एंडिंग, इतना कुछ जावा ने आपके लिए कर रखा है। मतलब ये सब तो आपको करना ही नहीं है, आपको सीधा यूज करना है। एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाई थी ना, पता नहीं है कैसे चल रहा है, लेकिन हो रहा है। रिमोट वाला एग्जांपल दिया था, बिल्कुल वैसे इस क्लास के अंदर सब आपको गिवन है। So I want you to go ahead and read about these functions also today to understand more कि आपको इसमें क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, बहुत कुछ अवेलेबल होगा, सो उसके बारे में भी रीड करना, और डाउट्स हो तो पूछना। ठीक है, आज ये असाइनमेंट देख लो अपनी, 3 क्वेश्चंस और एक क्विज। ठीक है, जो जो पढ़ने के लिए बोला है पहले, सबसे पहले वो पढ़ना है, और उससे डाउट्स पूछने, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता आपको एक बार में बिल्कुल क्लियर हो जाए सब कुछ, तो डाउट्स आएंगे, पूछ सकते हो। ठीक है, 3 क्वेश्चंस, जस्ट टू, थ्योरी तो तुम्हें समझ आ गई, एक बार इंप्लीमेंटेशन कर लेना। ठीक है, ताकि प्रैक्टिकली भी आ जाए। एक इंटरफेस बनाओगे एनिमल्स, जिसके अंदर 2 फंक्शन होंगे, स्पीक और ईट। फिर 2 क्लासेस बनाओगे, कैट और डॉग, जो इसको इंप्लीमेंट करेंगी, और उनके अंदर स्पीक और ईट के फंक्शंस अलग अलग इंप्लीमेंटेड होंगे। कैट में स्पीक फंक्शन कॉल करके प्रिंट होना चाहिए मियाओ, डॉग में स्पीक पे प्रिंट होना चाहिए भाव। ठीक है, ऐसे ईट वगैरह में मतलब अलग अलग कर लेना।
दूसरा है कि आपको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है एनिमल्स, जिसमें कलर, ब्रीड और नेम 3 वेरिएबल होंगे। उसके अलावा एक फंक्शन होगा ईट जो एब्स्ट्रैक्ट होगा, और एक फंक्शन होगा स्पीक जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके। फिर इसके अलावा आपको 2 नंबर लेने हैं इनपुट में एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, बंदे से, मतलब जैसे हम डॉट नेक्स्ट इंट करते थे ना स्कैनर में, नेक्स्ट इंट मत करना, नेक्स्ट इंट मत करना, डॉट नेक्स्ट करना, क्योंकि नेक्स्ट करने से क्या होता है, उसको स्ट्रिंग की तरह रीड करता है वो। उस स्ट्रिंग में से आपको 2 नंबर लेने हैं, उनको इंटीजर में कन्वर्ट करना है वो डॉट पारसेंट वाले तरीके से, और फिर दोनों का मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये 3 आपके आज के क्वेश्चंस है। इसके अलावा आपको आज ये असाइनमेंट सॉल्व करनी है जो आपको ग्रुप पे आ जाएगी अभी, ये अभी आपको ग्रुप पे भेज दी जाएगी। इसके अंदर आई थिंक 8 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, लॉजिकल क्वेश्चंस है। इसको प्लीज अपलोड कर देना। ठीक है, इसको प्लीज अपलोड कर देना, मैं चेक करूंगा पर्सनली इसको। और प्लीज 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 इंटरनेट यूज मत करना, चाहे खाली छोड़ो, चाहे मैं कहता हूं आपकी खाली पड़ी हो क्विज की असाइनमेंट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने को तैयार हूं। बट प्लीज अटेम्प्ट करना जितना हो सके, और इंटरनेट खोल ही नहीं सकते, मतलब इसको एक टेस्ट की तरह लेके बैठना। ठीक है, कि बिना इंटरनेट खोले हम करेंगे क्विज को। एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट या रीडमी फाइल बना के डॉट टेक्स्ट फाइल, नोटपैड टाइप फाइल को अपलोड कर देना गिटहब पे। ठीक है, वहीं पे चेक कर लेंगे, बस नंबर इसी के हिसाब से कर देना। हाँ, गिटहब पे ही कर देना, ये अभी ग्रुप पे भी अलग से आपको भेज दी जाएगी फाइल। ठीक है, और निशांत, लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैंने कहा है कि आपको 2 नंबर्स इनपुट करने हैं, सपोज ए और बी, और दोनों में से जो बड़ा होगा ना, मैक्सिमम है, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों में से जो बड़ा होगा उसको प्रिंट करना है। ठीक है, लेकिन अभी तक हम इनपुट में 2 नंबर्स कैसे लेते थे, मैं ऐसे कहता था ना, मान लो एक स्कैनर बनाया मैंने, स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर वाला लाइन, फिर मैं कहता था स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, है ना निशांत, अभी तक हम ये कर रहे थे, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू यही। अब ये मत करना, क्योंकि इससे तो क्या होता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होके ए के अंदर एक इंटीजर ही आ जाता है। मैं चाहता हूं कि इस काम को हम खुद बनाएं, अपना अपनी इंप्लीमेंटेशन करें। मैं ये चाहता हूं कि आप रखोगे स्ट्रिंग इनपुट 1 इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट, समझ रहे हो। इससे क्या होगा, स्कैन डॉट नेक्स्ट से क्या होगा, सपोज मैंने इनपुट लिखा है 10, तो 10 विल बी पुट इनसाइड इनपुट 1, बट इट विल बी पुट एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट फंक्शन रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग, डॉट नेक्स्ट इंट फंक्शन रिटर्न करता है एक इंटीजर। तो जब मैं डॉट नेक्स्ट लिखूंगा तो 10 इनपुट 1 के अंदर तो देखो 10 ही जाएगा, बट दिस 10 विल बी अ स्ट्रिंग। अब इस इनपुट 1 को तुम्हें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ इनपुट 1, ऐसे कुछ करके। ठीक है, मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट, बट समझ गए होगे, आइडिया लग गया होगा, ऐसे करना है। ठीक है, कन्वर्ट करके करना है। सो जो यूज करना है अमित, यू कैन यूज नेक्स्ट लाइन के तरीके से करना है तो नेक्स्ट लाइन से कर लो, कोई सीन नहीं है, बट दिस इज हाउ आई वांट यू टू डू इट। नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन कुछ भी यूज कर लो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, जो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो, बट यू हैव टू टेक अ स्ट्रिंग, कन्वर्ट इट इनटू एन इंटीजर एंड परफॉर्म द एक्शन। ठीक है, वरना तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं बना ना। सो आज की क्लास से किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, वरना आज थोड़ा ज्यादा है होमवर्क, मुझे पता है, पढ़ना भी है बहुत कुछ, क्विज भी करना है और ये तीनों क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, सो कोई डाउट नहीं है किसी को। हाँ हैप्पी पूछो। डायनामिक इनहेरिटेंस, डायनामिक इनहेरिटेंस, तो आई हैवंट हर्ड द टर्म डायनामिक इनहेरिटेंस, look it up and get back to you, but as far as I think what you're talking about is dynamic inheritance is, जो याद है वो पढ़ी थी हैप्पी, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, 2 पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाए थे लास्ट क्लास को, रिवाइज करना, एक रन टाइम और एक कंपाइल टाइम। तो मुझे लगता है डायनामिक ही रन टाइम है, क्योंकि रन टाइम के टाइम पे एकदम डायनामिकली ये डिसाइड करता है कौन सा फंक्शन चलाना है, सो दैट इज ओनली डायनामिक इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू मी, बट अगर कुछ और है तो मैं जरूर पढ़ के मैं तुम्हें बताऊंगा। सो आई लुक इट अप एंड आई गेट बैक टू यू। ठीक है,
ओके आदित्य सर, एरे कॉपी वाले क्वेश्चंस, ये सारे फंक्शंस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होते हैं बाय डिफॉल्ट। आदित्य कुछ कुछ पे अवेलेबल होते हैं, कुछ कुछ पे अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। सो आई सजेस्ट कि देखो क्या होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सब कुछ खुद ही करना होता है जहां तक हो सके, क्योंकि और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूजुअली टेस्ट तुम्हें इस पे नहीं करते। चलो इसकी हम बात पर्सनली कर लेंगे, ठीक है, ताकि जिसको अगर इंटरेस्ट ना हो तो वो कंफ्यूज ना हो। बट यू पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, आई टेल यू क्या क्या फंक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या क्या पक्का अलाउड है, क्या क्या नहीं होंगे। सो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, दैट्स वेरी गुड। यू कैन पिंग मी एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप इफ यू वांट। आई कैन हेल्प यू विथ अदर competitive platforms as well, other questions. So ping me on that, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई हो जिसे ना इंटरेस्ट हो, तो वो उसके लिए बिल्कुल जावा से आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, राइट? वो जावा से इतना रिलेटेड नहीं है। सो वील टॉक अबाउट इट। सो आज की क्लास से आई डोंट थिंक किसी को कोई और डाउट है। सो वील एंड द क्लास यहाँ पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है, ये क्विज आपको मिल जाएगा ग्रुप पे, इसको आप सॉल्व करना एंड प्लीज होमवर्क कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा आपका एक टेस्ट होगा, शायद वीकेंड पे होगा, टेस्ट होगा प्रॉपर, ठीक है। ऑनलाइन आपको कोड करना होगा बैठ के। सो उसकी हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट बी प्रिपेयर्ड क्योंकि एक टेस्ट आ रहा है, उसमें आएगा फ्राइडे की क्लास तक का सब कुछ। सो दैट विल बी अ चेक कि आपको कितना आता है एवरीथिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि टेस्ट पास होना है, कॉलेज का टेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा टेस्ट है, बस टेस्ट देना है ऐसे चेक करने के लिए नॉलेज, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमें भी पता चलेगा कि किसको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है। So that is it for today. I hope you guys like the class. ठीक है? See you in the next class. Bye bye.